दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं महागाथा ऑफ नील एपिसोड नंबर 67 से 71 तक। तो चलिए इस रोमांच से भरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इस कहानी को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अध्याय 67 मध्य मार्ग में संकट, प्रहार और क्षमादान। यद्यपि नील का वह उड़ने वाला खंजर अतीत के युद्धों के कारण आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त था, फिर भी उसकी अलौकिक काट इतनी अचूक थी कि वह साक्षात वज्र को भी भेद सकती थी। जैसे ही उस तीक्ष्ण धातु का स्पर्श कुसुमित की ग्रीवा गर्दन से हुआ, उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई साक्षात यमराज की ठंडी उंगलियां उसकी त्वचा को धड़ से अलग कर रही हों। ये दृश्य देखकर विपरीत दिशा में खड़े उसके सहयोगियों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने स्वप्न में भी नहीं विचारा था कि श्वेत वस्त्रधारी यह नया बालक इतना आक्रामक और फुर्तीला होगा कि उनके सबसे सुदृढ़ साथी को पलक झपकते ही बंधक बना लेगा। मित्र, शांत हो जाओ। हम सभी अंततः सप्तसिंधु आश्रम के ही सह साधक हैं, फिर अपनों पर ही यह अस्त्र उठाने का क्या औचित्य है। हाँ भाई, शांत हो जाओ। कोई अनर्थ मत कर बैठना। हमारा साथी तो केवल तुम्हारी युद्ध तत्परता की परीक्षा ले रहा था। उस गुट से दो अन्य शिष्य घबराते हुए नील के समीप आए और अनुनय विनय करने लगे। परीक्षा। नील के मुख पर साक्षात शमशान जैसी नीरवता छाई रही। मैं न तो इस व्यक्ति को जानता हूं और न ही इसका कोई ऋण है मुझ पर। इसके उपरांत भी इसने बलपूर्वक मेरे आधिकारिक टोकन को स्पर्श करने धृष्टता की, जो आश्रम के नियमों के विरुद्ध है। उनमें से एक साधक ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ये पुनर्तः कुसुमित की अज्ञानता थी। हम अपनी इस त्रुटि को स्वीकार करते हैं। कृपया इसके प्राणों को बख्श दें। हम इस विषय को शांतिपूर्वक सुलझा सकते हैं। कुसुमित, मूर्ख, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तुरंत अनुज से क्षमा याचना करो। कुसुमित इस समय भय के साक्षात सागर में डूब रहा था। वह नील की आंखों में छिपी उस भयानक जानलेवा ऊर्जा को स्पष्ट रूप से पढ़ सकता था। उसे आभास हो चुका था कि यदि उसने तनिक भी चालाकी की तो ये रहस्यमयी बालक उसकी सांसों की डोर को हमेशा के लिए काट देगा। उसने कँपकँपाते हुए स्वर में कहा, अनुज, मुझे क्षमा करें। मेरा ध्येय आपको तनिक भी क्षति पहुंचाना नहीं था। मैं केवल एक साधारण परिहास कर रहा था। कुसुमित के मुख से आत्मसमर्पण के शब्द सुनते ही नील ने अपनी उंगलियों की पकड़ ढीली की और खंजर को पुनः अपनी भंडारण अंगूठी के भीतर सुरक्षित कर लिया। वह अत्यंत सतर्कता से 4 कदम पीछे हट गया, परंतु उसकी आंखों का पहरा कम नहीं हुआ था। यद्यपि वे सभी एक ही गुरुकुल की छत्रछाया में थे, परंतु नील का अतीत गवाह था कि वह इतनी सुगमता से किसी अजनबी पर विश्वास नहीं कर सकता था। आश्रम की चौखट पर पैर रखने के बाद से ही कूटनीति और घात प्रतिघात के जितने जाल उसने देखे थे, उससे वह एक परम सत्य समझ चुका था कि इस पवित्र दिखने वाले स्थान के भीतर भी साक्षात मत्स्य न्याय, जंगल का कानून की प्रभावी है। यदि आप स्वयं को भेड़ सिद्ध करेंगे तो इस आश्रम के भीतर छिपे भेड़िए आपका अस्तित्व ही मिटा देंगे। कुसुमित ने अपनी गर्दन को धीरे से सहलाया। जब उसने देखा कि उसकी त्वचा सुरक्षित है तो उसने एक दीर्घ सांस ली और नील को विस्मय तथा आदर के मिश्रित भाव से देखा। परंतु वह साधक इस लज्जास्पद पराजय को अपने मन में पालकर कोई नई शत्रुता मोल नहीं लेना चाहता था। अतः उसने अपने चेहरे पर एक कृत्रिम मुस्कान लाते हुए कहा, मित्र, मेरा नाम कुसुमित है। हम पांचों का ये दल प्रतिवर्ष इन नरभक्षी कीटों के संहार के लिए दक्षिणी सीमाओं पर जाता है। वे दानव सदैव एक विशाल व्यूह समूह बनाकर प्रहार करते हैं, अतः उस रणभूमि में एकाकी जाना साक्षात आत्मदाह के समान है। नील के चेहरे पर इस मूल्यवान सूचना के बाद भी कोई भाव उत्पन्न नहीं हुआ। वह साक्षात पाषाण की भांति मौन रहा। नील की इस निरपेक्ष मुद्रा को देखकर कुसुमित ने पुनः प्रस्ताव रखा, चूंकि तुम्हारी और हमारी नियति का मार्ग एक ही है, अतः यदि तुम्हें उचित प्रतीत हो तो तुम हमारे इस दल की शक्ति बन सकते हो। नील ने अत्यंत शालीनता से अपनी गर्दन हिलाते हुए उस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। आपकी इस उदारता के लिए धन्यवाद कुसुमित, परंतु मेरी साधना एकांत की है और मुझे अकेले ही युद्ध लड़ना प्रिय है। ये कहकर नील पुनः प्रांगण के एक सुदूर और अंधकार में कोने में चला गया और अपनी आंखें मूंदकर ध्यानस्थ हो गया। इस लघु द्वंद्व ने वहां उपस्थित संपूर्ण जनसमूह का ध्यान नील की ओर आकर्षित कर दिया था। अधिकांश आंतरिक शिष्यों ने नील के इस स्वाभिमानी और कड़े व्यवहार को मन ही मन स्वीकार किया, यहाँ तक कि कुछ वरिष्ठ योद्धाओं की आंखों में नील के प्रति सम्मान का भाव जागृत हो गया। रणभूमि के वीर सदैव शक्ति के उपासक होते हैं। यदि वे स्वयं को कुसुमित के स्थान पर रखकर विचार कर रहे थे तो उन्हें भी नील के उस अचूक वार से बचने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। विशाल रथ का आगमन और प्रस्थान। सभी साधक अभी इसी मानसिक मंथन में व्यस्त थे कि अचानक संपूर्ण वायुमंडल में एक तीव्र गड़गड़ाहट और कंपन उत्पन्न हुआ। जब शिष्यों ने आकाश की ओर दृष्टि उठाई तो बादलों को चीरता हुआ एक भीमकाय रथ नीचे उतरता दिखाई दिया। ये सप्तसिंधु आश्रम का प्रसिद्ध आकाशगामी रथ फ्लाइंग चैरियट था। नील ने अपने जीवन में प्रथम बार इतनी विशालकाय धातु की संरचना को हवा में तैरते और फिर किसी पक्षी की भांति सुगमता से भूमि पर उतरते देखा था। इस अलौकिक विधा को देखकर उसका अंतर्मन भी क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। परंतु वहां उपस्थित अन्य अनुभवी साधक इस दृश्य के अभ्यस्त थे।
जैसे ही रथ के भारी पहियों ने भूमि को स्पर्श किया, सभी योद्धा अपने अपने अस्त्रों को संभालते हुए प्रस्थान के लिए तत्पर हो गए। वह विशाल रथ परिवहन स्थल के मुख्य चबूतरे के समीप आकर स्थिर हो गया। उसके भारी कपाट खुले और भीतर से आश्रम के विधिक अधिकारी बाहर निकलकर कतारों में खड़े हो गए। एक एक करके सभी शिष्यों ने अपने आधिकारिक अभियान टोकन उन प्रबंधकों को सौंपे और रथ के विशाल आंतरिक कक्ष की ओर बढ़ने लगे। जब भीड़ के साथ नील की बारी आई तो उसने भी शुभांगी द्वारा दिया गया वह चमकीला टोकन अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया। जैसे ही उस प्रबंधक ने नील की ऊर्जा के स्तर को आंका कि वह अभी केवल अनाहत चक्र के स्तर पर ही है, उसके चेहरे पर भी विस्मय की रेखाएं उभर आईं। परंतु चूंकि टोकन पुनर्तः विधिक और उच्चाधिकारियों द्वारा स्वीकृत था, अतः वह नील को रोकने का कोई वैधानिक कारण नहीं ढूंढ सका और उसने नील को भीतर जाने का संकेत दे दिया। नील ने रथ की सीढ़ियों पर पैर रखने से पूर्व उस अलौकिक वाहन की बाहरी विधा और नक्काशी को एक बार पुनः निहारा और फिर उसके भीतर प्रवेश कर गया। उस रथ का आंतरिक विग्रह किसी विशाल राजभवन के कक्ष के समान विस्तृत था, जहां दीवारों के सहारे अत्यंत आरामदायक आसंदियों कुर्सियों की लंबी कतारें लगी हुई थीं। नील ने अपने स्वभाव के अनुकूल एक एकांत कोने की आसंदी चुनी और वहां बैठ गया। कुछ ही क्षणों के पश्चात नील को अपने पैरों के नीचे एक तीव्र स्पंदन का अनुभव हुआ और वह विशालकाय धात्विक रथ गुरुत्वाकर्षण की सीमाओं को लांघकर तीव्र गति से आकाश की ओर बढ़ने लगा। खिड़की के पारदर्शी शीशे से बाहर देखने पर सप्तसिंधु आश्रम का वह विहंगम दृश्य साक्षात जादुई प्रतीत हो रहा था। अनंत पर्वत श्रृंखलाएं भूमि से उठकर बादलों का सीना चीरती हुई दिखाई दे रही थीं। इस आश्रम का कुल क्षेत्रफल श्यामल साम्राज्य की मुख्य राजधानी के 1/4 भाग के बराबर था, परंतु यदि इसके पीछे स्थित उन अज्ञात और प्रतिबंधित पर्वत श्रेणियों को भी जोड़ दिया जाए तो यह संपूर्ण साम्राज्य की सीमा से भी विशाल हो जाता था। तभी सुदूर उत्तर पूर्वी दिशा में नील की दृष्टि एक अत्यंत भयानक और विजातीय पर्वत पर जाकर ठहर गई। जहां आश्रम के अन्य सभी पर्वत वृक्षों की हरियाली और श्वेत बादलों से सुसज्जित थे, वहीं वह पर्वत पुनर्तः कोयले के समान साक्षात अंधकार में और श्यामल रंग का था। उसके चारों ओर एक अत्यंत घनी भूरे रंग की विषैली धुंध छाई हुई थी, मानो वहां गंधक और मृत्यु का वास हो। वह दृश्य किसी अत्यंत क्रूर यातनागृह की भांति प्रतीत हो रहा था। काली पहाड़ी। नील के मस्तिष्क में शिवेंद्र के वे चेतावनी भरे शब्द गूंज उठे। नीलिमा, मेरी बहन इसी नर्क के किसी अंधकारमय कोने में भयंकर दमन का सामना कर रही होगी। नील का हृदय इस विचार मात्र से चीख उठा। उसने अपनी आंखों की संपूर्ण शक्ति को केंद्रित करके उस पर्वत के भीतर झांकने का प्रयास किया, परंतु अगले ही पल उसके होठों पर एक विवशता भरी कड़वी मुस्कान तैर गई। यद्यपि अनाहत चक्र के जागरण ने उसकी इंद्रियों को असाधारण शक्ति प्रदान की थी, परंतु आकाश की इस असीम ऊंचाई से उस अभेद्य विशैली धुंध के पार देख पाना उसकी वर्तमान सीमाओं से परे था। वह पर्वत इतना विशाल और रहस्यमयी था कि वह चाहकर भी अपनी बहन की उपस्थिति का तनिक भी आभास नहीं पा सकता था। नील ने अपनी भावनाओं को वश में किया और अपनी दृष्टि उस पर्वत से हटा ली। वह जानता था कि अभी भावुक होने का समय नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को चरम पर पहुंचाने का समय है। वह आकाशगामी रथ अपनी चरम गति से उड़ रहा था। उसकी अलौकिक विधा इतनी तीव्र थी कि जिसे सामान्यतः तय करने में सप्ताह लग जाते, उस सुदूर दक्षिणी सीमा तक पहुंचने में उन्हें मात्र 3 प्रहर का समय लगा। तभी रथ के भीतर योद्धाओं की सुगबुगाहट तीव्र होने लगी। कई वरिष्ठ साधक अपनी आसंदियों से उठकर अपने अस्त्रों की धार को अंतिम बार जांचने लगे थे। ये संकेत था कि वे अपने गंतव्य के अत्यंत समीप पहुंच चुके थे। गगन का रक्तपात और कीटों का प्रहार। परंतु ठीक उसी क्षण जब संपूर्ण दल भूमि पर उतरने की मानसिक तैयारी कर रहा था, नियति ने एक अत्यंत भयानक और अप्रत्याशित मोड़ लिया। कड़क कड़क। रथ के दाहिने भाग की एक विशाल खिड़की का अभेद्य शीशा अचानक किसी प्रचंड प्रहार से तिनके की भांति बिखर गया। इससे पूर्व कि कोई कुछ समझ पाता, उस टूटी हुई खिड़की से हरे रंग के 2 विशाल आरीनुमा तीक्ष्ण पंजे भीतर प्रविष्ट हुए। उन पंजों की गति इतनी तीव्र थी कि उन्होंने क्षण भर में खिड़की के समीप बैठे एक आंतरिक शिष्य के कंठ को धड़ से अलग कर दिया। अगले ही पल उस शून्य स्थान पर एक भयानक मनुष्य के आकार का घिनौना सिर प्रकट हुआ। उसकी बड़ी बड़ी डरावनी आंखों में साक्षात भूख का तांडव था। उस जीव ने उस मृत साधक के शीश को अपने विशाल मुख में दबोचा और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए पुनः अनंत आकाश में विलीन हो गया। उस मृत शिष्य के धड़ से रक्त का एक फव्वारा फूटा और संपूर्ण फर्श साक्षात लाल रंग में नहा गया। कक्ष के भीतर उपस्थित योद्धा इस आकस्मिक विभीषिका से इतने स्तब्ध रह गए कि कुछ क्षणों के लिए संपूर्ण वातावरण में एक भयानक सन्नाटा छा गया। परंतु अगले ही पल चीख पुकार और अस्त्रों की खनखनाहट से वह शांत कक्ष युद्ध के मैदान में परिवर्तित हो गया। नरभक्षी कीटों का घात। सभी अपनी आंतरिक ढाल जागृत करो। यद्यपि यह हमला अप्रत्याशित था, परंतु इस अभियान पर आए योद्धा युद्ध के मजे हुए खिलाड़ी थे। प्रारंभिक स्तब्धता को पीछे छोड़ते हुए सभी ने तेजी से अपनी पोजीशन बदली और रथ के मध्य भाग सुरक्षित क्षेत्र की ओर दौड़े। क्या ये वही नरभक्षी कीट था? नील ने उस पीछे हटते हुए जीव की शारीरिक संरचना का अत्यंत सूक्ष्मता से निरीक्षण किया था। वह जीव आकार में किसी पूर्ण वयस्क मनुष्य के समान ही लंबा था। उसकी त्वचा का रंग गहरा हरा था और उसका मुखमंडल अत्यंत विभत्स और डरावना था।
उसकी पीठ पर 4 पारदर्शी परंतु सुदृढ़ पंख थे और उसके 6 पैरों में से जो अग्रिम 2 पैर थे वे साक्षात किसी युद्धक आरी की भांति लंबे और दांतेदार थे जो लोहे को भी काट सकते थे। नील ने जैसे ही अपनी आसंदी से पीछे की ओर छलांग लगाई, ठीक उसी समय उसके पार्श्व की खिड़की भी एक भयानक धमाके के साथ टूट गई। एक अन्य विशाल कीट ने सीधे नील को अपना ग्रास बनाने के लिए प्रहार कर दिया था। वे 2 हरे आरीनुमा पंजे नील की छाती को चीरने के उद्देश्य से उसकी ओर बढ़े। उस कीट का वेग साक्षात वायु के समान तीव्र था। अपने जीवन में इस प्रजाति से प्रथम बार सामना होने के कारण नील का अंतर्मन क्षण भर के लिए विचलित हुआ, परंतु उसने अपने कदमों को पीछे नहीं हटाया। उसने अपनी संपूर्ण शारीरिक ऊर्जा और आंतरिक बल को अपने दाहिने मुके में केंद्रित किया और साक्षात उस कीट के उदर पेट पर एक प्रचंड प्रहार कर दिया। धाक! परंतु परिणाम नील की आशा के सर्वथा विपरीत था। उस कीट के उदर पर जैविक कवच एक्सोस्केलेटन की इतनी मोटी और अभेद्य परत चढ़ी हुई थी कि नील के उस वज्र जैसे मुके से भी उस कवच पर एक खरोंच तक नहीं आई। नील ने विचारा था कि उसका ये प्रहार उस जीव के आंतरिक अंगों को छिन्न भिन्न कर देगा, परंतु वह कवच किसी दिव्य ढाल की भांति अडिग रहा। शिट! ये तो अत्यंत कठोर है। नील का प्रहार निष्फल जा चुका था और वे 2 आरीनुमा पंजे अब उसकी ग्रीवा से मात्र कुछ इंच की दूरी पर थे। सुआ! परंतु ठीक उसी संकट के क्षण में नील की पीठ के पीछे से एक अत्यंत दीप्तिमान रक्त लाल रंग की तलवार की आभा चमकी। वह तलवार इतनी तीव्र गति और शुद्ध विधा से चलाई गई थी कि उसने एक ही क्षैतिज वार में उस नरभक्षी कीट के उस कठोर शीश को धड़ से अलग कर दिया। यद्यपि उस कीट का मस्तिष्क नष्ट हो चुका था, परंतु उसके वे दांतेदार पंजे अभी भी अनियंत्रित होकर हवा में लहरा रहे थे। चूंकि अब उस प्रहार में कोई सचेतन दिशा नहीं थी, नील अत्यंत चपलता से एक ओर झुक गया और उस विघातक पहुंच से दूर हटने में सफल रहा। भाई, इस एन वक्त पर मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। नील ने कक्ष के एक सुरक्षित स्तंभ के पीछे शरण लेते हुए उस श्याम वस्त्रधारी आंतरिक शिष्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। वह रक्षक एक युवा साधक था जिसके सिर के मध्य भाग से बालों की एक लंबी और आकर्षक शिखा चोटी लटक रही थी। उसकी देह से फूटती हुई ऊर्जा ये साफ दर्शा रही थी कि वह एक स्थापित महावीर योद्धा के स्तर पर है। हम सभी इस समय सप्त सिंधु की अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं मित्र, अतः इस रणभूमि में कृतज्ञता के शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है। उस शिखाधारी युवक ने अपनी तलवार को पुनः युद्ध की मुद्रा में लाते हुए कहा। उसने नील की ओर देखे बिना ही आगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य साझा किया। इन दानवों का उदर भाग किसी लौह ढाल के समान अभेद्य विधा से निर्मित है, परंतु उनके कंठ और मस्तक के मध्य का जोड़ अत्यंत कोमल है। अतः उनके पंजों के वार से स्वयं को बचाते हुए सीधे उनके शीश पर प्रहार करो। नील ने सहमति में अपना सिर हिलाया। यद्यपि इस शिखाधारी युवक की वाणी अत्यंत ठंडी और उदासीन थी, परंतु विपत्ति के इस काल में न केवल उसने नील के प्राणों की रक्षा की, बल्कि उस शत्रु की गुप्त कमजोरी से भी उसे अवगत कराया। इस स्वार्थी आश्रम के भीतर ऐसे निष्कपट चरित्र का मिलना वास्तव में एक दुर्लभ घटना थी। इस समय रथ का दृश्य अत्यंत भयावह हो चुका था। खिड़कियों के शीशे एक एक करके टूट रहे थे और दर्जनों की संख्या में वे नरभक्षी कीट भीतर प्रविष्ट होने का प्रयास कर रहे थे। शिष्यों और उन दानवों के मध्य एक अत्यंत खूनी और हिंसक संघर्ष प्रारंभ हो चुका था। किसी ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि ये कीट इतने बुद्धिमान और आक्रामक होंगे कि वे गंतव्य पर पहुंचने से पूर्व ही आकाश के मध्य में इस परिवहन रथ को अपना निशाना बना लेंगे। तभी रथ के अग्रिम भाग से किसी योद्धा की अत्यंत भयभीत और उच्च स्वर में चिल्लाने की ध्वनि गूंजी, अति संकट! ये कीट केवल भीतर ही नहीं लड़ रहे, बल्कि इनका एक विशाल दल इस रथ के निचले आधार प्रपल्शन सिस्टम को काट रहा है। वह निचला भाग ही इस संपूर्ण आकाशगामी रथ की अलौकिक शक्ति का केंद्र था, जो इसे हवा में तैरने की ऊर्जा प्रदान करता था। यदि वह आधार नष्ट हो जाता तो यह विशालकाय रथ अपनी संपूर्ण ऊर्जा खोकर सीधे पाताल की ओर गिरने लगता। परंतु दुर्भाग्य की सीमा ये थी कि इस रथ पर उपस्थित शिष्यों में से कोई भी उन कीटों की भांति आकाश में मुक्त रूप से उड़ने की कला में पारंगत नहीं था, अतः वे विवश होकर केवल भीतर से ही संघर्ष कर सकते थे। झटके के साथ चरमराहट! अगले ही पल रथ के भीतर उपस्थित प्रत्येक साधक को एक भयानक झटका लगा। वह विशालकाय रथ एक और बुरी तरह झुक गया और अत्यंत तीव्र गति से सीधे नीचे भूमि की ओर गिरने लगा। नील का शरीर भी उस तीव्र ढलान के कारण फर्श पर फिसलने लगा, परंतु उसने अपनी फुर्ती का परिचय देते हुए समीप स्थित एक सुदृढ़ धात्विक खंभे को अपनी बाहों में जकड़ लिया और स्वयं को स्थिर किया। नील ने अपनी योजना में विचारा था कि वह इस सुरक्षित रथ के माध्यम से दक्षिणी सीमा पर पहुंचेगा, वहां कुछ समय विश्राम कर अपनी ऊर्जा को संचित करेगा और फिर योजनाबद्ध तरीके से उन कीटों का शिकार प्रारंभ करेगा। परंतु उसे क्या ज्ञात था कि रणभूमि स्वयं उड़कर उसके सम्मुख आ जाएगी और जिस रथ को वह सबसे सुरक्षित समझ रहा था, वही उसकी समाधि बनने के कगार पर पहुंच जाएगा। नील के होंठों पर एक अत्यंत कड़वी और आत्मव्यंग्य से भरी मुस्कान उभर आई। निसंदेह उसकी नियति उसे कभी भी कोई सुगम मार्ग प्रदान करने के मूड में नहीं थी। आगे क्या होगा? क्या नील और वे अन्य जाबांज शिष्य उस हजारों फीट की ऊंचाई से गिरते हुए रथ के मलबे से जीवित बच पाएंगे?
रथ के भूमि पर टकराते ही जो भयानक नरभक्षी कीटों का महाव्यूह उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है, नील उसका सामना कैसे करेगा? और साकेत भार्गव की वह गुप्त सवारी जो कार्तिक ने नील के लिए तैयार की थी, क्या वह इस तबाही के पीछे का मुख्य सूत्रधार है? अध्याय 68 अंतिम समय में मदद। महाविनाशकारी दुर्घटना और रणक्षेत्र का उदय। सौभाग्यवश उस विशालकाय आकाशगामी रथ का केवल निचला आधा भाग ही उन नरभक्षी कीटों के दंश से नष्ट हुआ था। उसमें अभी भी आंशिक अलौकिक ऊर्जा शेष थी, जिसके कारण वह सीधे पाताल में समाने की बजाय एक तिरछे कोण पर धीरे धीरे भूमि की ओर फिसल रहा था। रथ के भीतर उपस्थित सभी साधकों ने अपनी अपनी रक्षा के लिए स्तंभों और काष्ठ फलकों को अत्यंत दृढ़ता से जकड़ लिया ताकि वे इस भयानक ढलान में संतुलन न खोएं। बूम! कुछ ही पलों में वह विशाल रथ एक गगनभेदी आवाज के साथ धरातल से टकरा गया। उस प्रचंड टक्कर के वेग से संपूर्ण रथ साक्षात तिनकों की भांति बिखर गया। चारों ओर केवल टूटी हुई लकड़ियों, धातुओं और मलबे का विशाल ढेर दिखाई दे रहा था। नील का भौतिक शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था, अतः इस भीषण दुर्घटना का उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। उसने अपनी बाहों के बल पर मलबे को हटाया और अत्यंत चपलता से उस दुर्घटनाग्रस्त रथ के अवशेषों से बाहर निकल आया। बाहर आते ही जो दृश्य नील की आंखों के सम्मुख भरा, वह रोंगटे खड़े करने वाला था। आश्रम के कई श्याम वस्त्रधारी आंतरिक शिष्य पूर्व से ही उन विघातक कीटों के विरुद्ध एक हिंसक युद्ध प्रारंभ कर चुके थे। इस अभियान दल में सम्मिलित अधिकांश साधक पहले ही महावीर योद्धा, महावीर वॉरियर के स्तर को स्पर्श कर चुके थे और शेष बचे लोग नील को छोड़कर भी अर्ध महावीर की श्रेणी के उत्कृष्ट सेनानी थे। इतने भीषण और आकस्मिक संकट के सम्मुख भी उन जानबाज शिष्यों ने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया। उन्होंने अत्यंत आक्रामकता के साथ उन नरभक्षी दानवों पर पलटवार किया। साधकों के शरीरों से एक के बाद एक विभिन्न रंगों की आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी की तरंगें फूट रही थीं, जो कीड़ों के झुंड पर वज्र बनकर गिर रही थीं। देखते ही देखते वह संपूर्ण वन क्षेत्र एक महासंग्राम में तब्दील हो गया। अब जाकर नील को वास्तविक रूप से आभास हुआ कि इन कीटों को साम्राज्य का सबसे बड़ा संकट क्यों माना जाता है। जमीन की मिट्टी हो, आकाश का विस्तार हो या घने जंगलों की विटपिकाएं, जहां तक दृष्टि जाती थी केवल गहरे हरे रंग के नरभक्षी कीड़े ही मंडराते हुए दिखाई दे रहे थे। नील ने अभी भूमि पर पैर टिकाए ही थे कि 3-4 विशाल कीटों की खूंखार दृष्टि उस पर पड़ गई। वे दानव 3 भिन्न दिशाओं से हवा को चीरते हुए सीधे नील पर झपट पड़े। उस शिखाधारी महावीर युवक की अमूल्य सलाह नील के मस्तिष्क में पूरी तरह अंकित थी। वह जान चुका था कि इन जीवों का उदर पेट उनका सबसे अभेद्य रक्षा कवच है, जो किसी भी मानवीय ढाल से अधिक कठोर विधा से निर्मित है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने के बाद नील स्वाभाविक रूप से रणभूमि में वही भूल दोहराने वाला मूर्ख नहीं था। एक साथ कई शत्रुओं को अपनी ओर आते देख नील ने अपनी युद्धक मुद्रा संभाली। जैसे ही प्रथम कीट अत्यंत तीव्र गति से उसकी ओर बढ़ा, नील ने बिजली की फुर्ती से खुद को एक ओर झुकाया। इससे पूर्व कि वह कीड़ा संभल पाता, नील का एक शक्तिशाली मुक्का सीधे उसके मस्तक को भेद गया। नील ने बिना एक क्षण गंवाए उस मृत कीड़े के भारी शव को हवा में उछाला और पीछे से आ रहे 2 अन्य कीटों के मार्ग में फेंक दिया। उसे उस शिखाधारी युवक की यह चेतावनी भी याद थी कि उसे किसी भी परिस्थिति में इन कीड़ों के चक्रव्यूह के मध्य नहीं फंसना है, अन्यथा संख्या बल के आगे उसकी पराजय निश्चित थी। मूल रूप से 4 कीट नील को चारों ओर से घेरने की योजना बना रहे थे, परंतु नील ने अपनी कूटनीति से एक को मार गिराया और उसकी लाश से 2 अन्य के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। अब उसके सम्मुख केवल एक ही शत्रु शेष था। नील ने उस कीट के प्रहार का अवसर ही नहीं दिया, उसने वायु के वेग से अपने हाथ को आगे बढ़ाया और सीधे उसकी ग्रीवा गर्दन पर एक प्राणघातक मुक्का जड़ा। चट की ध्वनि के साथ उस कीड़े की गर्दन टूट गई और उसका शीश दूर भूमि पर जा गिरा। एकाकी कीट से निपटना नील जैसे दृढ़ साधक के लिए कोई जटिल कार्य नहीं था। वास्तव में एक सामान्य अनाहत चक्र का योद्धा भी एक अकेले कीट को परास्त करने की क्षमता रखता था। यदि श्यामल साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्र के खूंखार वन्य जीवों से तुलना की जाए तो इन नरभक्षी कीटों को शक्ति के मामले में तृतीय श्रेणी रैंक 3 में रखा जा सकता था। परंतु इन कीटों और अन्य हिंसक पशुओं के मध्य जो सबसे बड़ा और भयानक अंतर था, वह था इनका संख्या बल। अन्य हिंसक जीव प्रायः एकांत में रहते थे, जबकि ये कीट साक्षात टिड्डियों के दल की भांति हजारों की संख्या में चलते थे। दक्षिणी क्षेत्र की एक प्रसिद्ध कहावत थी, यदि तुम्हें जंगल में एक नरभक्षी कीड़ा दिखाई दे तो यह निश्चित समझो कि उसकी पीठ के पीछे कम से कम 1000 अन्य कीट घात लगाए बैठे हैं। यद्यपि यह कथन आंशिक रूप से अतिशयोक्ति प्रतीत होता था, परंतु ये सत्य था कि इनका प्रहार सदैव सामूहिक और असीम होता था। इतनी विशालकाय सेना का सामना करना किसी साधारण अर्ध महावीर तो क्या, एक स्थापित और शक्तिशाली महावीर योद्धा के लिए भी साक्षात जीवन का अंत सिद्ध हो सकता था। परंतु इस बार सप्तसिंधु आश्रम से आए शिष्यों की संख्या भी कम नहीं थी और उनकी विधा अत्यंत उच्च श्रेणी की थी। कुछ ही समय के भीषण संघर्ष में शिष्यों ने सैकड़ों की संख्या में उन हरे दानवों को गाजर मूली की तरह काट दिया। इतनी भारी मात्रा में कीटों के संहार से उस दुर्घटनाग्रस्त रथ के चारों ओर लाशों का एक विशाल पहाड़ खड़ा हो गया था।
परंतु विडंबना ये थी कि जितने कीड़े मारे जा रहे थे, आकाश से उससे दुगुने कीड़े नीचे उतर रहे थे, उनकी संख्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। निराशा का घूर्णन और अलौकिक अग्नि। पीछे हटो। तभी भीड़ के मध्य से किसी ने उच्च स्वर में चेतावनी दी, परंतु आश्रम का एक आंतरिक शिष्य अत्यधिक उग्रता और अहंकार के वश में होकर कीड़ों के उस घने झुंड के भीतर बहुत गहरे प्रवेश कर चुका था। अन्य वरिष्ठ साधक उसे उस दलदल से बाहर खींचना चाहते थे, परंतु तब तक नियति अपना खेल खेल चुकी थी। मात्र एक पल के भीतर उस शिष्य की आकृति कीड़ों के उस श्यामल हरे सागर में पूरी तरह विलीन हो गई। इससे पूर्व कि कोई अपनी विधा का प्रयोग कर पाता, उन भूखे कीटों ने उस साधक के मांस और यहाँ तक कि उसकी हड्डियों को भी साक्षात चबाकर समाप्त कर दिया। इस भयानक दृश्य को देखकर रणभूमि में उपस्थित कई योद्धाओं के मस्तिष्क साक्षात शून्य हो गए। कोई भी वीर इस प्रकार किसी कीड़े का तुच्छ भोजन बनकर अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं करना चाहता था। सामने कीटों की अंतहीन सेना खड़ी थी, और यह कड़वा सत्य था कि जैसे ही शिष्यों की आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा और शारीरिक सहनशक्ति समाप्त होगी, उन सभी का हश्र भी इसी प्रकार का होगा। संपूर्ण दल के भीतर धीरे धीरे निराशा और पराजय का भाव घर करने लगा, जिससे उनके अस्त्रों की गति भी मंद पड़ने लगी। परंतु ठीक उसी संकट के क्षण में रणभूमि के केंद्र से किसी महायोद्धा की गर्जना गूंजी, सब सिंधु के वीरों, एकजुट हो जाओ। यदि हम भयभीत होकर घुटने टेकेंगे तो मृत्यु निश्चित है, परंतु यदि हम अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे तो इस नर्क से जीवित निकलने का मार्ग स्वयं विधाता को बनाना होगा। उसी समय आकाश में एक अत्यंत चमकीले बैंगनी रंग के आध्यात्मिक बाण स्पिरिचुअल एरो का आविर्भाव हुआ। वह बाण इतनी प्रचंड ऊर्जा से युक्त था कि उसने एक ही रेखा में दर्जन से अधिक कीटों के शरीरों को आर पार चीर दिया। बूम! अगले ही क्षण उस क्षेत्र में एक भयानक अलौकिक लाल अग्नि का विस्फोट हुआ। उस ज्वाला की शक्ति इतनी असाधारण थी कि उसकी लपटों के स्पर्श मात्र से दर्जनों कीड़े क्षण भर में जलकर भस्म राख हो गए। संपूर्ण वायुमंडल में मांस और जैविक कवच के जलने की तीव्र दुर्गंधयुक्त गंध फैल गई। सभी स्थापित महावीर योद्धाओं ने अपनी पराजय को स्वीकार करने की बजाय अपनी संपूर्ण गुप्त ऊर्जा को जागृत कर महासंग्राम प्रारंभ कर दिया था। इस अलौकिक पराक्रम को देखकर अन्य शिष्यों का खोया हुआ उत्साह भी पुनः जागृत हो उठा, और उन्होंने एक बार फिर से मिलकर कीड़ों का सफाया करना शुरू कर दिया। नील की फुर्तीली आकृति भी लगातार उन कीड़ों के झुंड के मध्य चक्रवात की भांति घूम रही थी। यद्यपि उसकी नंदी सहस्त्र मुष्टिका की विधा अभी अपने प्रारंभिक स्तर पर थी, परंतु नागराज के 4 सर्पशल्कों से प्राप्त उसकी प्रबल शारीरिक शक्ति इतनी अद्भुत थी कि उसने मात्र कुछ ही पलों में 7-8 विशाल कीटों के शीश खंडित कर डाले थे। कीटों के सेनापति और अप्रत्याशित धुंध। ये खूनी संघर्ष अभी अपने चरम पर था ही कि अचानक अग्रिम पंक्ति से एक अत्यंत भयभीत चीख गूंजी, सावधान, कीड़ों के सरदार आ चुके हैं। नील और अन्य साधकों ने जैसे ही आकाश की ओर अपनी दृष्टि उठाई, उनके चेहरों पर चिंता की रेखाएं गहरी हो गईं। हवा में हरे और बैंगनी रंग के मिश्रण वाले दर्जनों विशिष्ट कीट मंडरा रहे थे। इन जीवों के मस्तक सामान्य कीटों की तुलना में दोगुने बड़े थे, और उनका संपूर्ण शरीर नुकीले विषैले कांटों से ढका हुआ था, जो उनकी आकृति को साक्षात यमदूत की भांति भयावह बना रहा था। क्या ये सभी कीटों के सेनापति हैं? नील ने मन ही मन विचार किया। इन सेनापति कीटों की शक्ति और बुद्धि सामान्य कीटों से कई गुना अधिक घातक और सुदृढ़ होती थी। शिष्यों के लिए सामने उपस्थित साधारण सेना से निपटना ही असंभव प्रतीत हो रहा था, और अब उन्हें इन उच्च श्रेणी के राक्षसों का सामना करना था। देखते ही देखते उन सेनापतियों के नेतृत्व में कीड़ों के कई विशाल समूह आसमान में काले बादलों की भांति एकत्रित हो गए और एक स्वर में भयानक तीखी आवाजें निकालने लगे। सुदूर क्षितिज से अभी और भी कीटों के दल उनकी ओर बढ़ते आ रहे थे। इस भयावह दृश्य ने हर योद्धा के हृदय को गहरी उदासी और निराशा से भर दिया। क्या हमारी नियति में आज इसी अज्ञात भूमि पर वीरगति पाना लिखा है? रथ पर सवार होते समय किसी ने भी इस भीषण परिणाम की कल्पना नहीं की थी। यद्यपि वे जानते थे कि कीटों का शिकार कठिन है, परंतु इस प्रकार आकाश के मध्य में घेर कर हमला होने की घटना आश्रम के इतिहास में अत्यंत विरल थी। परंतु ठीक उसी समय वन के एक सुदूर कोने से कोई अज्ञात वस्तु तीव्र गति से हवा को चीरती हुई उनके प्रांगण की ओर आई। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वह आग से धधकता हुआ किसी विशिष्ट वनस्पति या बांस का टुकड़ा था। वह बांस जलती हुई अवस्था में जैसे ही शिष्यों और कीटों के मध्य की भूमि पर गिरा, उसके दूसरे छोर से अत्यंत सघन और गहरे भूरे रंग का धुआं निकलना प्रारंभ हो गया। जैसे ही उस धुएं की कुछ तरंगें नील के नथुनों तक पहुंची, उसे एक अत्यंत तीव्र और कड़वी आध्यात्मिक औषधि की गंध का अनुभव हुआ। इसके पश्चात एक के बाद एक दर्जनों जलते हुए बांस के टुकड़े उस रणभूमि में चारों ओर गिरने लगे। प्रत्येक टुकड़े से वही तीव्र गंध वाला गाढ़ा धुआं प्रस्फुटित हो रहा था। कुछ ही पलों में वह संपूर्ण खूनी युद्ध क्षेत्र उस रहस्यमयी धुएं की चादर में पूरी तरह लिपट गया। इसके बाद जो हुआ वह अत्यंत विस्मयकारी था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन नरभक्षी कीड़ों के तंत्रिका तंत्र के लिए वह धुआं साक्षात किसी घातक विष के समान था। जैसे ही उन कीटों को उस धुंध का स्पर्श हुआ, वे व्याकुल हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और पीछे हटते हुए आकाश की ऊंचाइयों में चले गए।
वे साधकों के समूह के चारों ओर हवा में चक्कर तो लगा रहे थे, परंतु उनमें से किसी के भीतर भी उस धुएं की सीमा को लांघकर नीचे आने का साहस शेष नहीं था। यहाँ तक कि वे शक्तिशाली और भयानक सेनापति कीट भी उस गंध के सम्मुख विवश होकर हवा में ही ठिठक गए। यद्यपि शिष्यों के लिए भी उस कड़वे धुएं को सहन करना थोड़ा कष्टदायक था, फिर भी यह उनके लिए साक्षात जीवनदान सिद्ध हुआ था। कम से कम उन्हें अपनी खोई हुई ऊर्जा को संचित करने और विश्राम करने का एक अमूल्य अवसर प्राप्त हो गया था। शाही सेना का प्रवेश और कूटनीतिक गतिरोध। तभी सभी साधकों ने देखा कि सामने के घने जंगल के विशाल वृक्ष और झाड़ियां तेजी से हिल रही हैं। कुछ ही क्षणों में अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित योद्धाओं का एक विशाल दल उनके सम्मुख प्रकट हुआ। ये लोग साम्राज्य के आधिकारिक सैनिकों की वर्दी धारण किए हुए थे और प्रत्येक सैनिक की पीठ पर उसी विशिष्ट बांस के टुकड़ों का एक विशाल गट्ठर बंधा हुआ था। श्यामल साम्राज्य के शाही सैनिक। इन राजकीय योद्धाओं को देखकर सप्तसिंधु आश्रम के कई शिष्यों के चेहरों पर सुकून और राहत की सांस लौटी कि अंततः वे इस गगनचुंबी संकट से सुरक्षित बचा लिए गए थे। प्रतिवर्ष इन नरभक्षी कीटों के दमन के लिए श्यामल साम्राज्य की ओर से भारी संख्या में इन प्रशिक्षित सैनिकों को इस सीमा पर तैनात किया जाता था। सप्तसिंधु आश्रम के शिष्यों की तुलना में इन शाही रक्षकों के पास सामूहिक व्यूह रचना, स्क्वाड टैक्टिक्स और सेना के रूप में लड़ने का अत्यधिक व्यवहारिक अनुभव था। यदि व्यक्तिगत शक्ति की बात की जाए तो एक सैनिक की क्षमता आश्रम के इन प्रतापी शिष्यों के सम्मुख तिनके के समान थी, परंतु जब वे एक संगठित सेना के रूप में खड़े होते थे तो उनकी सामूहिक विधा को कम आंकना साक्षात भूल थी। सैनिकों ने बाहर आते ही अत्यंत कुशलता से आश्रम के शिष्यों के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा निर्मित किया। तत्पश्चात उस सैन्य दल के मध्य से एक अत्यंत तेजस्वी और दृढ़ मुद्रा वाला युवक अग्रसर हुआ। उसके चेहरे पर राजकीय अनुशासन के गंभीर भाव थे। उसने कड़े स्वर में कहा, मैं इस शाही दमन दल का अधिनायक कैप्टन यक्षित हूँ। यदि तुम सभी आश्रम के शिष्यों में अपने प्राणों को सुरक्षित रखने की तनिक भी अभिलाषा शेष है तो बिना कोई तर्क किए हमारे पद चिन्हों का अनुसरण करो। सप्तसिंधु आश्रम के अभिमानी शिष्यों ने उसकी इस कड़क वाणी को सुना, परंतु वे अपने स्थानों से एक इंच भी नहीं हिले। इसके विपरीत उनकी दृष्टि भूमि पर बिखरे उन सैकड़ों कीटों के शवों के ढेर पर टिकी हुई थी। आश्रम के ये प्रतापी साधक यहाँ कोई राजकीय अवकाश मनाने या भ्रमण करने नहीं आए थे। उनका मुख्य ध्येय उन बहुमूल्य योगदान अंकों कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स का अर्जन करना था। आश्रम के विधिक विधान के अनुसार प्रत्येक 4 सामान्य कीटों के संहार पर उन्हें एक योगदान अंक प्राप्त होना था। इस समय उनके सम्मुख पड़े वे सैकड़ों कीड़ों के शव कोई मृत मांस नहीं, बल्कि साक्षात योगदान अंकों की चमकीली मुद्राएं थे, जिन्हें वे इतनी सुगमता से त्याग कर पीछे नहीं हट सकते थे। यद्यपि उन कीटों का शारीरिक आकार इतना विशाल था कि उनके संपूर्ण शवों को साथ लेकर यात्रा करना सर्वथा असंभव था। यही कारण था कि सप्तसिंधु आश्रम के विधा के अनुसार शिष्यों को केवल उन कीटों के भीतर स्थित उनके ऊर्जा स्रोत एनर्जी कोर को ही काटकर निकालने की अनुमति थी। वह ऊर्जा कोर ही उनकी विजय का विधिक प्रमाण था। चूंकि इन सभी योद्धाओं ने अपने प्राणों को संकट में डालकर अपने रक्त और श्वेत से उन कीड़ों का वध किया था, अतः उन शवों पर उनका विधिक और नैतिक अधिकार था। परंतु ये सैनिक उन्हें उन अमूल्य ऊर्जा स्रोतों को संचित करने का समय दिए बिना ही तुरंत वहां से प्रस्थान करने का आदेश दे रहे थे। निसंदेह आश्रम के कई शक्तिशाली शिष्य इस राजकीय हस्तक्षेप और कैप्टन यक्षित के इस तानाशाही रवैये से भीतर ही भीतर अत्यंत उद्वेलित और क्रोधित हो उठे थे। वास्तव में श्यामल साम्राज्य की शाही सेना और सप्तसिंधु आश्रम के इन स्वतंत्र शिष्यों के मध्य संबंध कभी भी बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं रहे थे। सेना इन्हें केवल अहंकारी साधक समझती थी और ये शिष्य उन सैनिकों को राजा के वेतनभोगी दास। दोनों ही पक्ष एक दूसरे को आदर की दृष्टि से नहीं देखते थे। तभी शिष्यों के गुट से एक वरिष्ठ साधक ने आगे बढ़कर कड़े परंतु नियंत्रित स्वर में यक्षित से कहा, कैप्टन यक्षित, क्या आप तनिक समय के लिए इस धुएं की सुरक्षा बनाए रख सकते हैं? हम अपनी इस मेहनत के फल ऊर्जा स्रोतों को संचित करके तुरंत आपके दल के साथ प्रस्थान करेंगे। यक्षित के होठों पर एक अत्यंत रूखी और उपहासपूर्ण मुस्कान उभर आई। मैं भली भांति परिचित हूं कि तुम आश्रम के साधक यहाँ किस लोभ में आए हो, परंतु हमारी गुप्तचर सूचनाओं के अनुसार इस वन क्षेत्र में कीटों की एक और महासेना अत्यंत तीव्र गति से अग्रसर हो रही है। हमारे इन राजकीय सैनिकों का एक एक जीवन तुम जैसे स्वेच्छाचारी और लोभी शिष्यों के जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान है। अतः यदि तुम अभी इसी क्षण हमारे पीछे चलने को तत्पर नहीं हो तो हम तुम्हें इसी नर्क में तुम्हारे भाग्य के भरोसे छोड़कर तुरंत प्रस्थान कर रहे हैं। आगे क्या होगा? क्या नील और आश्रम के वे अभिमानी शिष्य अपने योगदान अंकों के लोभ में वहीं रुककर उस आगामी महासेना का ग्रास बनेंगे, या वे कैप्टन यक्षित की शर्तों को स्वीकार कर उनके पीछे चलेंगे? क्या शाही सेना की छावनी की ओर जाने वाला यह मार्ग वास्तव में सुरक्षित है, या कैप्टन यक्षित स्वयं किसी गुप्त षड्यंत्र का हिस्सा है? और साकेत भार्गव के वे गुप्त हत्यारे जो इस रणभूमि में नील की टोह ले रहे हैं, इस कूटनीतिक गतिरोध का लाभ किस प्रकार उठाएंगे? अध्याय 69 नील का निर्णय, विवशता का मार्ग और रक्षक किला। जब सप्तसिंधु आश्रम के अभिमानी शिष्यों ने कैप्टन यक्षित की वह कड़क और दो टूक चेतावनी सुनी तो उनके पास अपनी हठधर्मिता को त्यागने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रहा।
यह एक कड़वा सत्य था कि अपनी वर्तमान आंशिक ऊर्जा के साथ वे अकेले उस आकाश में मंडराते कीटों के महाव्यूह का सामना करने में सर्वथा असमर्थ थे। परिणामस्वरूप न चाहते हुए भी प्रत्येक साधक को अपनी रक्षा के लिए शाही सैनिकों के उस अनुशासित दल के पीछे चलने पर विवश होना पड़ा। यद्यपि ऐसे कई महत्वाकांक्षी शिष्य थे जिनकी दृष्टि भूमि पर बिखरे उन कीटों के शवों पर टिकी थी और वे उनके भीतर से चमकीले ऊर्जा कोर शक्ति स्रोत निकालने के लिए वहीं रुकना चाहते थे। उनमें से कुछ योद्धाओं का व्यक्तिगत बल इतना अद्भुत था कि वे एकाकी ही कई कीटों का संहार कर सकते थे, परंतु जब उन्होंने गगन में चील कौवों की भांति मंडराते शत्रुओं की अनंत संख्या को देखा तो उन्होंने भी गहरी सांस लेते हुए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। निसंदेह यदि व्यक्तिगत विधा और आंतरिक शक्ति की तुलना की जाए तो इन शाही रक्षकों की औसत क्षमता आश्रम के प्रतापी शिष्यों के सम्मुख अत्यंत साधारण थी, परंतु उनके पास इस भयानक रणभूमि में जीवित रहने की एक अनूठी कूटनीति थी। वे विशिष्ट बांस के टुकड़े जिन्हें वे अपनी पीठ पर लादे हुए थे, वास्तव में इन नरभक्षी जीवों के विरुद्ध एक अचूक जैविक अस्त्र थे। यात्रा के दौरान सैनिक उन बांसों को निरंतर प्रज्वलित रखते थे। जब तक उन जलते हुए काष्ठखंडों से वह कड़वा और गाढ़ा धुआं उत्सर्जित होता रहता था, तब तक उन खूंखार कीटों में नीचे उतरकर प्रहार करने का साहस नहीं होता था। वे केवल विवश होकर दल के ऊपर आकाश में चक्कर काटते रहने को मजबूर थे। संपूर्ण मार्ग में किसी भी सैनिक ने मुख से एक शब्द भी नहीं निकाला। वे मौन रहकर अनुशासन का पालन कर रहे थे। परंतु आश्रम के कुछ उग्र शिष्यों से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किए बिना रहा नहीं गया। वे समय समय पर आकाश में मंडराते उन जीवों पर अपनी तलवारों की आभा और तीक्ष्ण बाणों से प्रहार करते रहे। चूंकि वे कीट अत्यधिक ऊंचाई पर थे, अतः उन पर अचूक निशाना साधना अत्यंत जटिल कार्य था। इसके उपरांत भी जब कभी कोई साधक एक या दो कीटों को भूमि पर गिराने में सफल होता तो आश्रम के अन्य शिष्य अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अट्टहास करने लगते। नील भी उसी कतार के मध्य अत्यंत शांत मुद्रा में चल रहा था। जब उसने शिष्यों के इस बचकाने व्यवहार को देखा तो उसने मन ही मन अपना सिर हिला दिया। सप्तसिंधु आश्रम के ये शिष्य व्यक्तिगत रूप से भले ही अपार शक्तिशाली थे और आमने सामने के द्वंद्व में साम्राज्य का कोई भी साधारण सैनिक उनके सम्मुख टिकने का साहस नहीं कर सकता था, परंतु यदि बात एक सामूहिक महासंग्राम लार्ज स्केल वॉरफेयर की आती तो आपस में सामंजस्य न होने के कारण ये शिष्य उन अनुशासित शाही सैनिकों के सम्मुख क्षण भर भी नहीं ठहर पाते। युद्धभूमि का परम नियम है कि जब संख्या बल असीम हो तो व्यक्तिगत शौर्य से अधिक सामूहिक कूटनीति और समन्वय ही विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। 4 या 5 लोगों के मध्य तो फिर भी तालमेल बिठाया जा सकता है, परंतु जैसे जैसे योद्धाओं की संख्या बढ़ती है ये कला उतनी ही जटिल होती जाती है। लगभग आधे प्रहर की निरंतर यात्रा के पश्चात वह संपूर्ण दल आखिरकार उस घने और भयावह जंगल की सीमा से बाहर आ गया। शाही सेना के मार्गदर्शन में उन्होंने एक तीव्र वेग वाली लघु नदी को पार किया और सम्मुख स्थित एक पथरीली पहाड़ी को लांघा। जैसे ही उन्होंने पहाड़ी के शीर्ष पर कदम रखा, उनके नेत्रों के सम्मुख एक अत्यंत विशाल और सुदृढ़ प्राचीर महलनुमा संरचना उभरी। ये श्यामल साम्राज्य का प्रसिद्ध रक्षक किला है। आखिरकार हम अपने गंतव्य पर पहुंच ही गए। भीड़ के मध्य से कुछ तीक्ष्ण बुद्धि वाले आंतरिक शिष्यों ने राहत भरे स्वर में कहा। सामने दिखाई दे रहा वह दुर्ग साक्षात श्यामल साम्राज्य की दक्षिणी सीमा का अभेद्य पहरेदार था, जिसका एकमात्र ध्येय इस क्षेत्र की रक्षा करना था। ये दुर्ग ही इस साम्राज्य का अंतिम गढ़ था, जिसके आगे दक्षिण दिशा में अनंत और रहस्यमयी परद्रोही वन द ट्रेचरस फॉरेस्ट फैला हुआ था। नील ने अतीत में अलौकिक वन्य जीव और विधाएं नामक एक प्राचीन ग्रंथ का अध्ययन किया था, जिसमें उसने इस परद्रोही वन के भीतर छिपे भयानक रहस्यों के विषय में पढ़ा था। उस ग्रंथ के अनुसार उत्तरी क्षेत्र के कुछ परम प्रतापी महायोद्धाओं ने इस वन की गहराई को नापने का प्रयास किया था। पुस्तक में स्पष्ट अंकित था कि इस वन का प्रारंभिक 100 मील का क्षेत्र अपेक्षाकृत सुरक्षित है, जहां केवल तृतीय श्रेणी रैंक 3 के वन्य जीवों का वास है। परंतु जैसे ही कोई 500 मील की सीमा को लांघता है, उसका सामना पंचम श्रेणी रैंक 5 के खूंखार दानवों से होता है। और यदि कोई अभागा साधक 1000 मील से अधिक गहरे उस अंधकार में प्रवेश करने का दुस्साहस करे, तो वहां साक्षात सप्तम और अष्टम श्रेणी के ऐसे महादानव निवास करते हैं जो संपूर्ण साम्राज्य को पलक झपकते ही मलबे में तब्दील कर सकते हैं। प्रतिवर्ष मनुष्यों के रक्त की गंध से आकर्षित होकर इस वन के कई हिंसक जीव इसकी सीमाओं को लांघकर बाहर आ जाते थे। ये रक्षक किला साक्षात यमराज की चौखट के समान वहीं अधिक रहकर उन जीवों को साम्राज्य के भीतर प्रवेश करने से रोकता था। और इन सभी जीवों में जो सबसे अधिक कष्टदायक और दुरूह शत्रु थे, वे यही नरभक्षी कीड़े थे, जिनके संहार का उत्तरदायित्व लेकर ये सभी साधक यहाँ उपस्थित हुए थे। एक सैनिक छावनी होने के कारण रक्षक किले की बाहरी बनावट अत्यंत साधारण और कलाविहीन थी। दीवारों पर किसी भी प्रकार की कलात्मक नक्काशी या राजसी सजावट नहीं थी। पूरी संरचना साक्षात पाषाण की भांति कठोर थी। उस संपूर्ण दुर्ग पर एकमात्र विशेष आकृति जो दिखाई दे रही थी, वह थी मुख्य द्वार के ऊपर स्थापित एक विशालकाय सिंह शेर की पाषाण प्रतिमा। वह सिंह प्रतिमा पुनर्तः कोयले के समान श्यामल रंग की थी, परंतु उसकी आंखें किसी विशिष्ट मणिरत्न से निर्मित थीं जो सूर्य की किरणों को परावर्तित कर एक अलौकिक तेज उत्पन्न कर रही थीं।
उस प्रतिमा के नीचे से गुजरते हुए सब सिंधु आश्रम के सभी शिष्य क्षण भर के लिए रुककर विस्मय और आदर के भाव से उसे निहारने लगे। नील ने भी अपनी गति को मंद किया, उस रहस्यमयी सिंह प्रतिमा की आंखों में छिपे उस प्राचीन तेज को अपनी चेतना में अंकित किया और फिर मौन रहकर दुर्ग के भीतर प्रविष्ट हो गया। कूटनीति का विभाजन और एकांत का चयन। कैप्टन यक्षित उस संपूर्ण दल को दुर्ग के भीतर स्थित एक विशाल पाषाण निर्मित भवन की ओर ले गया। उसने केंद्र में खड़े होकर गंभीर स्वर में कहा, आज की रात्रि आप सभी साधक यहाँ पूर्ण विश्राम कर सकते हैं। आप में से जो वरिष्ठ शिष्य हैं वे पूर्व में भी इस अभियान का हिस्सा रह चुके हैं और इस दुर्ग की व्यवस्थाओं से भली भांति परिचित हैं। यक्षित की वाणी पर कई अनुभवी आंतरिक शिष्यों ने मौन रहकर अपनी सहमति प्रकट की। यदि आप में से कोई हमारी सैन्य कूटनीति और सैनिकों के संरक्षण में इन कीटों का शिकार करना चाहता है तो वह कल प्रातः काल तक यहीं रुककर हमारी अगली रणनीतिक घोषणा की प्रतीक्षा करे। परंतु जो साधक एकाकी या अपने निजी गुट के साथ स्वतंत्र रूप से रणभूमि में उतरना चाहते हैं उनके लिए इस दुर्ग के द्वार अभी से खुले हैं, वे किसी भी क्षण प्रस्थान कर सकते हैं। यक्षित के इस विकल्प को सुनते ही शिष्यों के चेहरों पर भिन्न भिन्न कूटनीतिक भाव उभर आए। तत्क्षण अग्रिम पंक्ति से 4 अत्यंत शक्तिशाली शिष्य उठकर खड़े हुए। उनमें से जो उनका नायक था उसने यक्षित की ओर देखते हुए कहा, आज विपत्ति के क्षण में हमारी सहायता करने के लिए हम राजकीय सेना के आभारी हैं, परंतु हमारी साधना का मार्ग भिन्न है, अतः हमने स्वतंत्र रूप से इस वन में कार्य करने का निर्णय लिया है। यक्षित ने अत्यंत शालीनता से अपना हाथ हवा में लहराया और बिना किसी दुर्भावना के कहा, निसंदेह आपकी यात्रा मंगलमय हो। उन चारों योद्धाओं ने शेष शिष्यों की ओर विदाई के भाव से हाथ उठाया और अपने अस्त्रों को संभालते हुए तुरंत दुर्ग से बाहर निकल गए। उनके जाते ही स्वतंत्रता प्रिय अन्य साधकों के भीतर भी वही भाव जागृत हुआ। देखते ही देखते कुछ ही पलों के भीतर सप्त सिंधु आश्रम के अधिकांश शिष्य अपने अपने छोटे गुट बनाकर स्वतंत्र शिकार के लिए प्रस्थान कर गए। अब उस विशाल कक्ष के भीतर नील के अतिरिक्त केवल 3 अन्य शिष्य ही शेष रह गए थे। चूंकि नील इस विशिष्ट कीट दमन अभियान में प्रथम बार सम्मिलित हो रहा था, अतः वह इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और कीटों की सामरिक चालों से पुनर्तः अनभिज्ञ था। ऐसे अपरिचित वातावरण में सीधे कूदने की बजाय अनुभवी स्थानीय सैनिकों के साथ रहकर स्थिति को भांपना कूटनीतिक रूप से एक उत्कृष्ट निर्णय था। जहां तक उन अन्य 3 शिष्यों का प्रश्न था जो वहां रुक रहे थे, स्वाभाविक रूप से उनके अपने निजी और गुप्त कारण थे। तभी नील की दृष्टि बगल में खड़े एक साधक पर पड़ी। ये वही शिखाधारी लंबी चोटी वाला युवक था जिसने आकाशगामी रथ पर अपनी तलवार की एक ही आभा से नील के प्राणों की रक्षा की थी। उसका वहां रुकना नील के लिए अत्यंत कौतुक का विषय था। जब कैप्टन यक्षित ने देखा कि आश्रम के अहंकारी शिष्यों की भीड़ में से कम 4 ऐसे जानबाज योद्धा हैं जो सेना के साथ सहयोग करने को तत्पर हैं, तो उसका व्यवहार अत्यंत आदरपूर्ण और विनम्र हो गया। उसने नील और अन्य शिष्यों की ओर झुकते हुए कहा, मान्यवर, कृपया मेरे पदचिन्हों का अनुसरण करें। तत्पश्चात वह मुड़ा और प्रांगण में तैनात अपने सैनिकों की ओर देखकर उच्च स्वर में चिल्लाया, भाइयों, आज का दमन अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आप सभी विश्राम गृह की ओर प्रस्थान करें। सैनिकों को विदा करने के बाद यक्षित उन चारों शिष्यों को लेकर दुर्ग के एक सुदूर हिस्से में स्थित दूसरी इमारत की ओर बढ़ा। जैसे ही उन्होंने उस भवन के भारी कपाट खोले, भीतर का दृश्य स्पष्ट हुआ। वह सैनिकों के आमोद प्रमोद के लिए निर्मित एक विशाल शराबखाना टैवर्न था। नील जैसे ही भीतर प्रविष्ट हुआ, उसके नथुनों से तीव्र मदिरा और काष्ठ के धुएं की एक मिलीजुली गाढ़ी गंध टकराए। साधकों की इंद्रियां अत्यंत संवेदनशील होती हैं, यही कारण था कि इस तीक्ष्ण गंध को सूंघते ही नील और उसके साथियों की भौहें तनिक सिकुड़ गईं। उनकी इस स्वाभाविक प्रतिक्रिया को भांपकर यक्षित के होठों पर एक अनौपचारिक मुस्कान तैर गई। मित्रों, यदि आपको तनिक असुविधा हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे ये सैनिक इस सुदूर सीमा पर अत्यंत कठोर और अनिश्चित जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ की परिस्थितियों की तुलना भला शाही राजधानी के वैभव और विलासिता से कैसे की जा सकती है। यक्षित के इन व्यवहारिक शब्दों को सुनकर शिष्यों के मन का संकोच और कड़ापन शांत हो गया। उसका कथन पूर्णतः सत्य था। ये सैनिक साक्षात मृत्यु की छाया में रहकर इस साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा करते थे, जहां प्रत्येक क्षण जंगली जीवों के प्रहार का भय रहता था। ऐसे दुरूह और तनावपूर्ण वातावरण में जीवन जीने वाले योद्धाओं का रहन सहन और भाषा यदि तनिक खुरदरी हो तो वह सर्वथा स्वाभाविक थी। अधिनायक, आपका कथन 100% सत्य है। मनुष्य चाहे राजभवन में हो या रणभूमि की धूल में, उसे अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का भरपूर आनंद लेने का अधिकार है। वह शिखाधारी युवक मंदगति से हंसते हुए आगे बढ़ा। अति उत्तम। यक्षित को शीघ्र ही उस शराबखाने के एक शांत कोने में एक विशाल खाली काष्ठ मेज दिखाई दी। उसने तुरंत वहां आसन ग्रहण किया और ऊंचे स्वर में कर्मचारी को पुकारा, अनुज, जरा भीतर से उस बुल्लू दी एल्डर कास्ट को तो बाहर लाओ। इस दुर्ग की स्थानीय भाषा में बुल्लू शराब के उस विशिष्ट और अत्यंत प्राचीन घड़े को कहा जाता था जो वर्षों से उस मदिरालय के किसी अंधकार में कोने में सुरक्षित रखा गया था। जब वह पात्र मेज पर लाया गया तो उस पर धूल की एक अत्यंत मोटी और धूसर परत जमी हुई थी।
सेवक ने उसे साफ करने का प्रयास भी नहीं किया, बस अत्यंत सादगी से उसका भारी ढक्कन खोलकर मेज के मध्य स्थापित कर दिया। यद्यपि यह बुल्लू मदिरा अपनी तीक्ष्णता के कारण सामान्य सैनिकों के मध्य अधिक लोकप्रिय नहीं थी, परंतु यह उस मदिरालय की सबसे विशिष्ट और मूल्यवान धरोहर मानी जाती थी। जब सभी शिष्यों ने शिष्टाचार के नाते अपनी अपनी रुचि के अनुसार उस मदिरा को काष्ठ प्यालों में उड़ेल लिया, तो यक्षित स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सका। उसने प्याले को अपने होंठों से लगाया, एक दीर्घ घूंट ली और फिर आनंद से अपनी आंखें मूंदते हुए कहा, अहो, मैं युद्ध के वेग में आप जैसे वीर योद्धाओं का परिचय पूछना ही भूल गया था। यक्षित के इस अनौपचारिक आमंत्रण पर नील और उसके साथियों ने एक एक करके अपना परिचय प्रस्तुत किया। नील, जगदीप, यामिर, मानस अग्निहोत्री। जब उस शिखाधारी युवक के होंठों से अंतिम नाम निकला, तब जाकर नील को ज्ञात हुआ कि इस अद्भुत और शक्तिशाली रक्षक का वास्तविक नाम मानस अग्निहोत्री है। यक्षित ने उन चारों नामों को अपने मस्तिष्क में अंकित किया और सम्मान स्वरूप अपना प्याला हवा में उठाया। आप सभी सप्तसिंधु के श्रेष्ठ साधक होने के उपरांत भी हमारे इस साधारण दल के साथ सहयोग करने को तत्पर हुए, इसके लिए मैं संपूर्ण सैन्य टुकड़ी की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भाई यक्षित, आप अत्यधिक औपचारिकता बरत रहे हैं। इस अपरिचित भूमि पर सैनिकों के अनुभवों का लाभ उठाना हमारे लिए भी शिकार को सुगम बनाएगा। नील ने मदिरा का एक छोटा घूंट लेते हुए अत्यंत शालीनता से कहा। फिर उसने उस काष्ठ प्याले को धीरे से मेज पर टिकाया और अपने अंतर्मन में चल रहे एक कौतुक को शब्दों का रूप दिया। यक्षित, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। शाही सेना के पास इन कीटों से निपटने की इतनी अद्भुत और विशिष्ट विधा धुएं की तकनीक उपलब्ध है, जिसके सम्मुख वे दानव विवश हो जाते हैं। इसके उपरांत भी सप्तसिंधु आश्रम के अन्य शिष्य सैनिकों के साथ मिलकर काम करने से इतना संकोच क्यों करते हैं? अहंकार का टकराव और कर्कश चुनौती। नील के इस सीधे और निष्कपट प्रश्न को सुनकर कैप्टन यक्षित क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अचरज भरी दृष्टि से नील को निहारा और पूछा, अनुज नील, क्या तुम इस रक्षक किले की सीमाओं पर जीवन में प्रथम बार आए हो? नील ने मंद गति से अपनी गर्दन हिलाकर स्वीकारात्मक संकेत दिया। ये देखकर मानस अग्निहोत्री के होंठों पर एक कड़वी मुस्कान उभरी और उसने नील की जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा, नील, आश्रम के अधिकांश शिष्यों का मुख्य ध्येय केवल योगदान अंकों का अर्जन करना होता है। वे 4 या 5 शक्तिशाली योद्धाओं का एक छोटा तीव्रगामी गुट निर्मित करते हैं ताकि वे वन में तेजी से घूमकर अधिक से अधिक कीटों का संहार कर सकें और संपूर्ण लाभ आपस में बांट सकें। परंतु यदि वे शाही सेना के इस विशाल और धीमे दल के साथ सम्मिलित होते हैं, तो उन्हें सैन्य अनुशासन और कड़े नियमों के अधीन रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी नियमों के अनुसार सेना उनके द्वारा अर्जित किए गए ऊर्जा स्रोतों का एक निश्चित हिस्सा राजकीय कर के रूप में भी मांग लेती है। मानस अग्निहोत्री ने तनिक रुककर नील की आंखों में झांका और उस सत्य का दूसरा पहलू उजागर किया जो अत्यंत कड़वा था, और सबसे बड़ा कारण है अहंकार। आश्रम के अधिकांश आंतरिक शिष्य स्वयं को उच्च श्रेणी का साधक मानते हैं और इन सैनिकों को हेय निम्न दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि इन रक्षकों का साधना स्तर अत्यंत साधारण होता है। उदाहरण के लिए, हमारे सम्मुख बैठे कैप्टन यक्षित स्वयं अभी केवल एक अर्ध महावीर योद्धा हैं, और उनके अधीन कार्य करने वाले अधिकांश सैनिक तो अभी अनाहत चक्र के प्रारंभिक स्पंदन पर ही संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में वे अभिमानी शिष्य इन कम ऊर्जा वाले सैनिकों के आदेशों का पालन करना अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध समझते हैं। मानस की इस बेबाक व्याख्या को सुनकर नील के अंतर्मन का कुहासा पूरी तरह छट गया। उसे अब भली भांति समझ आ चुका था कि आश्रम के उन शिष्यों के मस्तिष्कों में शक्ति का कितना गहरा मद चढ़ा हुआ था। इसके विपरीत, जब कोई उच्च श्रेणी का साधक स्वेच्छा से सैनिकों के साथ सहयोग स्वीकार करता था, तो सैनिकों को हीन भावना का आभास नहीं होता था, बल्कि उनका मनोबल और अधिक सुदृढ़ हो जाता था। यही मुख्य कारण था कि यक्षित ने उन चारों को अपनी इस विशिष्ट मदिरा का पान करने के लिए आमंत्रित किया था। तो फिर भाई मानस, यदि आप इन सभी कूटनीतिक और आर्थिक कारणों से पूर्व से ही परिचित थे, तो आपने स्वयं स्वतंत्र जाने की बजाय सेना का अनुसरण करना क्यों स्वीकार किया? नील की आंखों में कौतूहल और गहरा हो गया। नील तो अज्ञानतावश यहाँ रुका था, परंतु मानस का ये निर्णय कौतुक का विषय था। मानस अग्निहोत्री ने अत्यंत उदासीनता से अपने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ध्येय अत्यंत साधारण है नील। मैं इस दक्षिणी सीमा और रक्षक किले की विधाओं को केवल अपनी आंखों से देखने और भ्रमण करने आया हूँ। मुझे उन तुच्छ ऊर्जा स्रोतों और योगदान अंकों की कोई विशेष परवाह नहीं है। मानस की इस निरपेक्ष और राजसी बात को सुनकर नील क्षण भर के लिए अवाक रह गया। वह मुख खोलने ही वाला था कि आखिर इस भौतिक संसार में कोई साधक योगदान अंकों जैसी अमूल्य संपदा के प्रति इतना उदासीन कैसे हो सकता है, परंतु ठीक उसी क्षण पार्श्व बगल की एक अन्य मेज से एक अत्यंत अप्रिय और विघ्न डालने वाली ध्वनि गूंजी। हे, मैंने भी अतीत में कई मुखों से श्रवण किया था कि सप्तसिंधु आश्रम इस आर्यावर्त का सबसे महान और प्रतापी समुदाय है, जहाँ का प्रत्येक शिष्य साक्षात बुद्धि और शौर्य का अवतार होता है। परंतु मुझे क्या ज्ञात था कि आज इस पवित्र मदिरालय के भीतर मुझे साक्षात एक मूर्ख बालक को साक्षात देखने का परम सौभाग्य प्राप्त होगा। वह स्वर अत्यंत कर्कश, तीखा और उपहास से भरा हुआ था।
नील और उसके साथियों ने तत्क्षण अपनी गर्दन घुमाए और उस ध्वनि की दिशा में देखा। वहां सामने की मेज पर एक विशालकाय, घनी और बिखरी हुई दाढ़ी वाला अधेड़ व्यक्ति बैठा हुआ था। उसके वस्त्र मैले थे और उसकी आंखों में नील के प्रति साक्षात तिरस्कार और अपमान का भाव तैर रहा था। मदिरालय के भीतर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को क्षण भर में यह आभास हो गया कि उस दाढ़ी वाले क्रूर व्यक्ति ने मूर्ख बालक शब्द का प्रयोग विशेष रूप से किसके लिए किया था। उस एक कड़वे वाक्य ने शांत शराबखाने के संपूर्ण वातावरण को साक्षात एक सुलगते हुए ज्वालामुखी में परिवर्तित कर दिया था। आगे क्या होगा? कौन है ये रहस्यमयी और उद्दंड दाढ़ी वाला व्यक्ति, और वह इस सुरक्षित किले के भीतर नील को सीधे चुनौती देने का दुस्साहस क्यों कर रहा है? क्या ये साकेत भार्गव द्वारा भेजा गया कोई गुप्त हत्यारा है, अथवा इस दुर्ग का कोई स्थानीय प्रतापी योद्धा जो आश्रम के शिष्यों की परीक्षा ले रहा है? क्या नील इस सार्वजनिक अपमान को शांत रहकर पी जाएगा, अथवा अपनी नंदी सहस्त्र मुष्टिका के एक ही प्रहार से उस उद्दंड की जंघाओं को खंडित कर देगा? अध्याय 70 अनजान खतरा। अहंकार की ओट और तीखी डांट। उन चारों सप्तसिंधु आश्रम के शिष्यों के मध्य जहां मानस अग्निहोत्री एक स्थापित महावीर योद्धा था, वहीं जगदीप और यामिर अर्ध महावीर योद्धा की श्रेणी में आते थे। केवल नील ही ऐसा साधक था जिसका साधना स्तर अभी मात्र अनाहत चक्र के प्रारंभिक स्पंदन पर था। अतः तार्किक रूप से यह पुनर्तः स्पष्ट था कि वह वृद्ध शराबी अपनी कुटिलवाणी से नील को ही मूर्ख बालक कहकर संबोधित कर रहा था। बूढ़े लल्लन, अपने इस मुख को बंद रखो और चुपचाप पीछे के आसन पर जाकर अपनी मदिरा का पान करो। यहाँ आकर व्यर्थ का प्रलाप करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। अधिनायक यक्षित ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कड़े स्वर में उस दाढ़ी वाले वृद्ध को डांटा। तत्पश्चात उसने नील की ओर मुख किया और अत्यंत शालीनता से कहा, अनुज नील, इस व्यक्ति की बातों को हृदय से न लगाना। यह अत्यधिक मदिरापान करता है और इसका वास्तविक नाम क्या है ये तो कोई नहीं जानता, परंतु इसे व्यर्थ की बकवास करने का एक व्यसन है। नील ने मंद गति से अपनी गर्दन हिलाते हुए संकेत दिया कि उसे इस विषय पर कोई आपत्ति नहीं है। उसका अंतर्मन गवाह था कि उसने अतीत में भी ऐसी बचकानी और ओछी टिप्पणियों पर कभी अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं की थी। परंतु वह वृद्ध शराबी, जिसे संसार लल्लन के नाम से जानता था, यक्षित की इस डांट से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपनी आसंदी त्यागी और अत्यंत उद्दंडता से सीधे नील की मेज के सम्मुख आकर खड़ा हो गया। उसने नील की आंखों में झांकते हुए यक्षित से कहा, यक्षित, क्या मेरी वाणी में तनिक भी असत्य है? सप्तसिंधु आश्रम स्वयं को आर्यावर्त का सबसे उत्कृष्ट और प्रतापी गुरुकुल घोषित करता है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी वह पावन भूमि अब अपनी प्रतिभाओं से शून्य हो चुकी है। अन्यथा वे इस अत्यंत महत्वपूर्ण और जानलेवा दमन अभियान पर अनाहत चक्र के इस साधारण बालक को भेजने की मूर्खता कदापि न करते। इस तीखे संवाद के गूंजते ही उस शराबखाने के भीतर उपस्थित प्रत्येक सैनिक ने अपने अपने काष्ठ प्यालों को मेज पर टिका दिया। संपूर्ण वातावरण में एक नीरवता छा गई और सभी उत्सुकतावश एक दूसरे को निहारने लगे। इस सुदूर और वीरान रक्षक किले में तैनात सैनिकों के पास आमोद प्रमोद या मनोरंजन का कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं था। अतः जब उन्होंने उस वृद्ध शराबी को आश्रम के एक शिष्य को सीधे चुनौती देते सुना तो उनकी जिज्ञासा चरम पर पहुंच गई। इसके अतिरिक्त एक कड़वा सत्य ये भी था कि आश्रम से आने वाले अभिमानी शिष्यों के पूर्व के व्यवहारों के कारण इन सैनिकों के मनों में एक असंतोष व्याप्त रहता था। यही कारण था कि जब लल्लन ने सप्तसिंधु आश्रम का उपहास उड़ाया तो उन सैनिकों को भीतर ही भीतर एक गुप्त आनंद की अनुभूति होने लगी। बढ़ते हुए मानसिक तनाव को भांपकर यक्षित ने पुनः लल्लन की कटु शब्दों में निंदा की और उसे तुरंत रुकने का आदेश दिया। दूसरी ओर उसने नील का संकोच दूर करने के उद्देश्य से फुसफुसाते हुए कहा, नील, तुम इसकी वाणी को अपने आत्मसम्मान पर चोट मत समझना। इस बूढ़े लल्लन ने कई वर्ष पूर्व सप्तसिंधु आश्रम की कठिन प्रवेश परीक्षा दी थी, परंतु वह उसमें असफल रहा था। उसी पराजय की टीस और प्रतिशोध की अग्नि इसके अंतर्मन में आज भी सुलग रही है। यही कारण है कि यह आश्रम के शिष्यों को देखकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। मेरे अंतर्मन में प्रतिशोध की टीस है। यक्षित, सत्य तो यह है कि उस सप्तसिंधु आश्रम को केवल साम्राज्य के कुलीन और संपन्न परिवारों के तलवे चाटना आता है। कुलीन वंश का कोई शिष्य कितना भी निर्बल और अक्षम क्यों न हो, वे उसे सिर आंखों पर बिठाते हैं। इसके विपरीत हम जैसे साधारण परिवारों के प्रतिभावान साधकों को वे जानबूझकर मार्ग से हटा देते हैं। लल्लन ने अपनी उग्र दृष्टि यक्षित से हटाए और सीधे नील पर केंद्रित करते हुए गर्जना की, बालक, यदि तुझमें आश्रम का वास्तविक रक्त प्रवाहित हो रहा है तो उठ और मुझसे द्वंद्व कर। मैं भी तो देखूं कि उस तथाकथित पावन भूमि के शिष्यों में कितना शौर्य शेष है। मौन का विसर्जन और नील का पराक्रम। परंतु नील उस वृद्ध के इन उत्तेजक और अपमानजनक शब्दों से तनिक भी प्रभावित नहीं हुआ। उसका ध्येय अत्यंत स्पष्ट था, वह इस दक्षिणी सीमा पर केवल अपने पराक्रम से अधिक योगदान अंकों का अर्जन करने आया था, न कि किसी विवेकहीन शराबी के अहंकार को संतुष्ट करने। अतः उसे इस प्रकार के निरर्थक विवाद में कोई रुचि नहीं थी। उसके पार्श्व में बैठे मानस अग्निहोत्री के मुखमंडल पर भी साक्षात पाषाण जैसी शांति छाई हुई थी।
परंतु इसके विपरीत मेज पर बैठे जगदीप और यामिर के चेहरों पर क्रोध के कारण रक्त उतर आया था। वे इस सार्वजनिक अपमान को सहन नहीं कर पा रहे थे। वृद्ध, यदि तुम्हारी भुजाओं में इतनी ही खुजली है और तुम आश्रम की वास्तविक शक्ति का दर्शन करना चाहते हो तो इस बालक को छोड़ो और मुझसे द्वंद्व करो। जगदीप अपनी आसंदी से बिजली की गति से खड़ा हुआ और उसकी आंखों से साक्षात अंगारे फूटने लगे। तुम स्वयं एक स्थापित अर्ध महावीर योद्धा हो और अनुज नील अभी केवल अनाहत चक्र के प्रारंभिक स्तर पर संघर्ष कर रहा है। क्या तुम्हारे भीतर अपने समान स्तर के योद्धा से लोहा लेने का साहस शेष नहीं है? यामिर ने अत्यंत तीखे स्वर में लल्लन के खोखले शौर्य पर प्रहार किया। वास्तव में यामिर का भी व्यक्तिगत मत यही था कि नील की वर्तमान साधना का स्तर इस अभियान के अनुकूल नहीं था, परंतु वह अपनी आंखों के सम्मुख सप्तसिंधु आश्रम की प्रतिष्ठा को धूल में मिलते नहीं देख सकता था। नील को मूल रूप से इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि संसार उसे किस दृष्टि से देखता है। समस्या ये थी कि उसकी मेज पर बैठे ये नए मित्र केवल उसके सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं को एक अनावश्यक संकट में डालने को तत्पर थे। नील अपने निजी कारणों से इन निष्कपट साथियों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता था। अतः वह अत्यंत सहजता से उठकर खड़ा हुआ, यामिर और जगदीप के सम्मुख आया और शांत परंतु दृढ़ स्वर में कहा, मित्रों, चूंकि यह विपरीत पक्ष स्वयं चलकर मेरे सम्मुख उपस्थित हुआ है और चुनौती सीधे मुझ पर दागी गई है, अतः इस कूटनीतिक बुद्धि को सुझाने का उत्तरदायित्व भी मेरा ही है। आप कृपया शांत रहें। परंतु नील, वह व्यक्ति एक अनुभवी अर्धमहावीर योद्धा है। तुम अपनी वर्तमान सीमाओं में उसका सामना नहीं कर पाओगे। यामिर ने नील की बांह को पकड़ते हुए उसे समझाने का अंतिम प्रयास किया। जगदीप ने भी सहमति में अपनी गर्दन हिलाई। हाँ नील, ये द्वंद्व न्यायसंगत नहीं है। तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। जब अधिनायक यक्षित ने नील के इस आत्मघाती निर्णय को सुना तो वह भी व्याकुल होकर आगे बढ़ा ताकि नील को रोक सके। वह लल्लन की वास्तविक शारीरिक शक्ति और युद्ध कला से भली भांति परिचित था। उसे पूर्ण विश्वास था कि यदि नील ने वास्तव में उस अनुभवी सैनिक से द्वंद्व किया तो परिणाम स्वरूप नील को एक अत्यंत लज्जास्पद पराजय का मुख देखना पड़ेगा। परंतु जैसे ही यक्षित अपने स्थान से उठने वाला था, मानस अग्निहोत्री ने अत्यंत सूक्ष्मता से अपना भारी हाथ उसके कंधे पर रख दिया। उस हल्के से दबाव में इतनी शक्ति थी कि यक्षित विवश होकर पुनः अपनी आसंदी पर बैठ गया। मानस ने नकारात्मक रूप में अपनी गर्दन हिलाई और यक्षित के कान के समीप धीमे स्वर में कहा, उसे इस परिस्थिति का सामना स्वयं करने दो यक्षित। चूंकि यह निर्णय स्वयं उस बालक का है तो एक योद्धा होने के नाते हमें उसकी चेतना और क्षमता पर विश्वास करना चाहिए। परंतु यक्षित के मुख पर अभी भी चिंता की रेखाएं अंकित थीं। मानस अग्निहोत्री ने अपनी आंखें छोटी करते हुए फुसफुसाया, अधिनायक, मेरी इंद्रियां साक्ष्य दे रही हैं कि अनुज नील अनाहत चक्र का कोई साधारण साधक नहीं है। उसके भीतर कोई सुसुप्त ज्वालामुखी छिपा है। चूंकि मानस स्वयं एक उच्च श्रेणी का महावीर योद्धा बन चुका था, अतः उसकी दिव्य दृष्टि स्पिरिचुअल विजन साधारण मनुष्यों से सर्वथा भिन्न और सूक्ष्म तत्वों को पकड़ने में सक्षम थी। जब मानस जैसे योद्धा ने यह बात कही तो यक्षित के पास मौन रहने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं बचा, परंतु उसके मन का संकोच पूरी तरह दूर नहीं हुआ था। हा, यद्यपि इस बालक की विधा अत्यंत न्यून है, परंतु इसके भीतर साहस की कोई कमी नहीं है। चलो, आज इस प्रांगण में इस घमंडी आश्रम के बालक को भी ज्ञात हो जाएगा कि इस सीमा पर रहने वाले स्वतंत्र योद्धाओं की भुजाओं में कितना बल होता है। लल्लन ने कुटिलता से हंसते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। पाषाण प्रांगण का द्वंद्व और शौर्य का प्रदर्शन। इसके पश्चात शराबखाने के भीतर उपस्थित संपूर्ण जनसमूह उस पाषाण निर्मित बाहरी प्रांगण में एकत्रित हो गया जहां नील और लल्लन के मध्य इस द्वंद्व का निर्णय होना था। उस खुली और ठंडी भूमि के केंद्र में खड़े होकर लल्लन ने अत्यंत अहंकार से अपनी उंगली नील की ओर तानी और फिर नीचे की धूल भरी फर्श की ओर इशारा किया। उसने क्रूरता से हंसते हुए कहा, बालक, यदि अपनी अस्थियों को सुरक्षित रखना चाहता है तो अभी इसी क्षण आगे बढ़ और मेरे चरणों में गिरकर अपने इस दुस्साहस की भीख मांग। नील ने कोई उत्तर नहीं दिया, उसने केवल अपनी गर्दन को तनिक ढीला किया। अगले ही पल उसकी वे शांत और कोमल आंखें अचानक साक्षात यमराज की भांति कठोर हो गईं। इस समय उसकी दृष्टि किसी घने वन में भूखे शेर की भांति सीधे अपने शिकार पर टिकी हुई थी। जैसे ही नील ने अपना प्रथम कदम आगे बढ़ाया, वायुमंडल का वेग अचानक परिवर्तित हो गया। उसकी शारीरिक गति इतनी तीव्र हुई कि वह साक्षात एक श्यामल परछाई की भांति लल्लन की ओर बढ़ा। नागराज के 4 दिव्य सर्पशल्कों सर्पेंट स्केल्स के जागरण के कारण नील की आत्मिक चेतना और शारीरिक आभा सामान्य मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक सुदृढ़ और भयानक हो चुकी थी। उसके शरीर से फूटने वाला अदृश्य आध्यात्मिक दबाव स्पिरिचुअल प्रेशर उस प्रांगण में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की छाती पर पत्थर की भांति भारी होने लगा। नील की इस आकस्मिक और अद्वितीय शक्ति का आभास होते ही वहां उपस्थित सैनिकों के चेहरों का रंग उड़ गया। यहां तक कि शांत खड़े मानस अग्निहोत्री की आंखें भी विस्मय से छोटी हो गईं। सप्तसिंधु के परिवहन केंद्र पर मानस ने नील को कुसुमित नामक साधक को पलक झपकते ही बंधक बनाते देखा था।
उस समय भी नील की फुर्ती असाधारण थी, परंतु इस समय नील ने जो आंतरिक आभा और दबाव उत्सर्जित किया था, उससे स्वयं मानस जैसे महावीर योद्धा को भी अपने अंतर्मन में एक अदृश्य तनाव का अनुभव हो रहा था। ये रहस्यमयी बालक अपने भीतर विधाओं के कितने गुप्त रहस्य छिपाए हुए हैं। मानस ने मन ही मन विचार किया। परंतु इस समय जो व्यक्ति सबसे अधिक मानसिक संताप और भय से गुजर रहा था, वह स्वयं लल्लन था। उसका संपूर्ण अहंकार और मदिरा का नशा एक ही पल में कपूर की भांति उड़ चुका था। लल्लन इस समय नील द्वारा निर्मित उस अदृश्य गुरुत्वाकर्षण के दबाव के नीचे पूरी तरह दबा हुआ महसूस कर रहा था। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह किसी गहरे दलदल में धंसता जा रहा हो और उसके चारों ओर की वायु साक्षात पाषाण में परिवर्तित हो चुकी हो। अब जाकर लल्लन के मस्तिष्क में यह सत्य पुनर्तः स्पष्ट हुआ कि सब सिंधु आश्रम की प्रतिभाएं वास्तव में किस मिट्टी से निर्मित होती हैं। भले ही यह बालक अनाहत चक्र पर था, परंतु इसकी शारीरिक शक्ति किसी महादानव के समान थी। उसे अपने इस अविवेकपूर्ण कृत्य पर गहरा पश्चाताप होने लगा था, परंतु चून की संपूर्ण सैन्य टुकड़ी के सम्मुख वह चुनौती दे चुका था, अतः वह कायरों की भांति घुटने टेककर अपनी बची खुची प्रतिष्ठा को नष्ट नहीं करना चाहता था। उसने अपनी संपूर्ण अर्ध महावीर ऊर्जा को अपनी दाहिनी भुजा में केंद्रित किया और एक भयानक चीख के साथ नील की ओर मुख का ताना। ढाक, एक भारी दबी हुई ध्वनि प्रांगण में गूंजी, परंतु परिणाम देखकर सैनिकों की सांसें अटक गईं। लल्लन के उस प्रचंड मुके को रोकने के लिए नील की हथेली पहले से ही वायु में स्थिर थी। नील ने बिना अपनी कोहनी को तनिक भी हिलाए साक्षात एक वज्र की दीवार की भांति केवल अपनी उंगलियों के जाल में लल्लन की उस भारी मुट्ठी को दबोच लिया। नील की पकड़ इतनी लौह विधा से सुदृढ़ थी कि लल्लन न तो अपने हाथ को आगे बढ़ाने में सक्षम था और न ही उसे पीछे खींच पा रहा था। वह साक्षात एक लोहे के शिकंजे में जकड़ा जा चुका था। कुछ ही क्षणों के इस गुप्त शक्ति संघर्ष में लल्लन के माथे से श्वेत पसीने की बूंदें टपकने लगी और उसका संपूर्ण मुखमंडल लज्जा और अत्यधिक बल लगाने के कारण रक्त के समान लाल हो गया। वह समझ चुका था कि आज उसकी बची खुची प्रतिष्ठा भी इस बालक के पैरों की धूल बन चुकी है। इस जादुई और अकल्पनीय दृश्य ने वहां उपस्थित सैनिकों के मस्तिष्कों से मदिरा का अंतिम प्रभाव भी पलक झपकते ही समाप्त कर दिया। वे सभी लल्लन की वास्तविक युद्ध क्षमता से परिचित थे। इसके उपरांत भी साधना के निम्न स्तर पर खड़े इस बालक ने उसके प्रहार को केवल एक हथेली से खिलौने की भांति रोक दिया था। ऐसा पराक्रम कोई साधारण अर्ध महावीर योद्धा भी नहीं कर सकता था, जिसका सीधा अर्थ था कि नील का भौतिक बल इस समय लल्लन की सोच से कहीं उच्च कोटि का था। वास्तव में नागराज के उन 4 सर्पशल्कों की अलौकिक शक्ति ने नील के भौतिक शरीर को बिना चक्र बदले ही एक स्थापित महावीर योद्धा के समकक्ष ला खड़ा किया था। कुछ पल तक उस अपमानजनक स्थिति को बनाए रखने के बाद नील ने एक शांत सांस ली और अपनी हथेली को तनिक पीछे खींचकर लल्लन को आगे की ओर धकेल दिया। लल्लन को अपनी बांह के विपरीत दिशा से साक्षात एक विशाल पर्वत के खिसकने जैसी प्रचंड ऊर्जा का झटका महसूस हुआ। उसका भारी शरीर हवा में उछला और कई गज दूर जाकर सीधे शराबखाने की पाषाण प्राचीर दीवार से टकराया। उस समय संपूर्ण प्रांगण में ऐसा घोर सन्नाटा पसर गया मानो वहां कोई जीवित प्राणी शेष न हो। हवा की सरसराहट भी स्पष्ट सुनी जा सकती थी। प्रत्येक सैनिक अपनी आंखें फाड़े विस्मय के भाव से नील की उस शांत मुद्रा को निहार रहा था। श्यामल साम्राज्य के शाही सैनिकों और आश्रम के शिष्यों के मध्य ये कोई प्रथम द्वंद्व नहीं था। अतीत में भी ऐसे कई सामरिक मुकाबले हो चुके थे। यद्यपि आश्रम के शिष्य उत्कृष्ट होते थे, परंतु सैनिक भी अपने युद्धक अनुभवों के कारण उन्हें कड़ी टक्कर देते थे और प्रायः मुकाबले बराबरी पर समाप्त होते थे। परंतु आज अनाहत चक्र के एक अज्ञात युवक ने उनके एक वरिष्ठ योद्धा के संपूर्ण अभिमान को तिनके की भांति बिखेर दिया था। अधिनायक यक्षित इस समय अत्यधिक आत्मग्लानि और शर्मिंदगी का अनुभव कर रहा था। एक ओर तो उसने नील को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, परंतु वह लल्लन की इस उद्दंडता को रोकने में असफल रहा। वहीं दूसरी ओर नील के इस प्रचंड पराक्रम के सम्मुख लल्लन की जो दुर्गति हुई थी, उससे संपूर्ण सैन्य दल की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची थी। भूमि पर गिरे और हौंफते हुए लल्लन को देखकर यक्षित ने एक गहरी सांस ली। मदिरा के 2 प्याले भीतर जाते ही इन मूर्खों को आकाश की ऊंचाई का आभास नहीं रहता। सप्तसिंधु आश्रम साक्षात सूरमाओं की पावन भूमि है, जहां न जाने कितने गुप्त योद्धा निवास करते हैं। ऐसे में अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन कर इसने स्वयं को ही समाज में उपहास का पात्र बना लिया। ऐसा सोचते हुए यक्षित ने अपनी स्थिति संभाली और उच्च स्वर में कहा, सैनिकों, आज का ये सामरिक कौतुक यहीं समाप्त होता है। कल प्रातः काल हम सभी को एक अत्यंत दुरूह दमन अभियान पर निकलना है, अतः मेरा आदेश है कि सभी तुरंत अपने अपने विश्राम गृह की ओर प्रस्थान करें। इतना कहकर वह नील के समीप बढ़ा। लल्लन भी धीरे धीरे भूमि से उठा और उसने अपने अंगों को हिलाकर देखा। ये पूरी तरह स्पष्ट था कि वह पूरी तरह सुरक्षित था। नील ने अपनी आंतरिक विधा को इस प्रकार नियंत्रित किया था कि उसे कोई आंतरिक या गंभीर क्षति न पहुंचे। यदि नील की मंशा होती तो वह लल्लन की उस बांह को सदा के लिए विखंडित कर सकता था। लल्लन स्वभाव से भले ही उग्र और विवेकहीन था, परंतु वह एक निष्कपट सैनिक था। अपनी इस स्पष्ट पराजय के बाद उसके मन का मैल पूरी तरह धुल गया। वह दृढ़ कदमों से नील के सम्मुख आया और अत्यंत ईमानदारी से कहा, बालक,
सप्तसिंधु आश्रम के शिष्यों की विधा वास्तव में अद्वितीय है। आज जो कुछ भी घटित हुआ वह पुनर्तः मेरी अज्ञानता और धृष्टता का परिणाम था। मैं अपनी इस त्रुटि को स्वीकार करता हूँ। तत्पश्चात उसने चारों ओर खड़े अपने साथियों की ओर देखा और पुनः नील से कहा, आज के इस अशोभनीय व्यवहार के लिए मुझे क्षमा करना। इसके बाद जब वे अपने कक्ष की ओर बढ़ रहे थे, यक्षित ने नील और मानस को विस्तार से समझाया कि लल्लन के मन में आश्रम के प्रति इतनी गहरी कड़वाहट का वास्तविक कारण क्या था। तब नील को ज्ञात हुआ कि युवावस्था में लल्लन ने भी आश्रम की प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था, परंतु वह केवल कुछ सौ गज की दूरी शेष रह जाने के कारण प्रारंभिक दौर से बाहर हो गया था। जबकि उसी समय साम्राज्य के कुछ अत्यंत निर्बल परंतु कुलीन परिवारों के बालकों को बिना किसी प्रारंभिक परीक्षा के सीधे आंतरिक शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। इस व्यवस्था की कूटनीतिक कड़वाहट और यहाँ आने वाले अन्य शिष्यों के सैनिकों के प्रति तिरस्कारपूर्ण व्यवहार ने लल्लन के अंतर्मन को आश्रम के विरुद्ध विष से भर दिया था। नील ने मौन रहकर सिर हिलाया और कहा, मैं समझ सकता हूँ। लल्लन केवल व्यवस्था के इस अन्यायपूर्ण भेदभाव के कारण उद्वेलित था, परंतु उसका अंतर्मन कलुषित नहीं है। नील, तुम वास्तव में एक उच्च विचार वाले साधक हो। यक्षित के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान उभरी। रात्रि अत्यधिक हो चुकी है और कल का सूर्य हमारे लिए एक नया युद्ध लेकर आएगा। अतः मैं सर्वप्रथम आप चारों के लिए उत्तम विश्राम कक्षों की व्यवस्था सुनिश्चित करता हूँ। अंधकार की छाया और काली खोपड़ी का आगमन। उसी अंधकार में रात्रि के तृतीय प्रहर में रक्षक किले के एक सुदूर और प्रतिबंधित आंतरिक परिवहन चबूतरे पर एक अन्य लघु आकाशगामी रथ अत्यंत नीरवता से नीचे उतरा। उसके कपाट खुले और भीतर से सप्तसिंधु आश्रम का एक शिष्य अत्यंत कुटिल मुस्कान के साथ बाहर निकला। यह कोई अन्य नहीं बल्कि साकेत भार्गव का वफादार अनुचर कार्तिक था। कार्तिक के ठीक पीछे दो अत्यंत दुबले पतले, लंबी कद काठी वाले और मुखमंडल पर साक्षात शमशान जैसी नीरवता लिए हुए दो युवक भी बाहर आए। उन दोनों आगंतुकों में से जो प्रथम था उसका शारीरिक रंग अत्यधिक श्वेत गोरा था, मानो उसकी त्वचा में रक्त का कोई अंश ही शेष न हो। इसके विपरीत जो दूसरा युवक था उसकी त्वचा साक्षात कोयले के समान घनी और श्यामल थी। उन दोनों के कदमों की आहट इतनी संयमित और अदृश्य थी कि वे साक्षात वायु में तैरते हुए प्रतीत हो रहे थे। उनकी देह से रिश्ती हुई ठंडी ऊर्जा ये साफ गवाही दे रही थी कि वे दोनों अत्यंत क्रूर और उच्च श्रेणी के महावीर योद्धा थे। आदरणीय भ्राता, आखिरकार हम अपने निश्चित गंतव्य पर सुरक्षित पहुंच ही गए। कार्तिक ने अत्यंत झुककर और विनीत स्वर में उन दोनों के सम्मुख याचना की। उस गोरी त्वचा वाले युवक ने अत्यंत अरुचि और अप्रसन्नता से अपने वस्त्रों को झाड़ा और कड़े स्वर में कहा, कार्तिक, साकेत भार्गव के आदेश पर अनाहत चक्र के एक अत्यंत तुच्छ और निर्बल बालक का संहार करने के लिए हमें इस सुदूर और दुर्गंधयुक्त सीमा पर लेकर आना वास्तव में हमारी विधाओं का सरासर अपमान है। कार्तिक ने अपने चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान लाते हुए कहा, बड़े भाई, ये सत्य है कि वह कीट आपके सम्मुख तिनके के समान है, परंतु इस लघु कार्य को संपन्न करके आप हमारे छोटे मालिक साकेत के अंतर्मन पर एक ऐसा ऋण स्थापित कर देंगे जो भविष्य में आपके लिए आश्रम के उच्च पदों के द्वार खोल देगा। हमें केवल अत्यंत सतर्कता से अपना कार्य पूर्ण करना है। तभी उस श्यामल त्वचा वाले युवक के होठों से एक बर्फीली और जानलेवा ध्वनि प्रस्फुटित हुई, व्यर्थ का प्रलाप बंद करो कार्तिक। क्या तुम्हारे पास इस विषय की पूर्ण और पुख्ता विधिक सूचना उपलब्ध है कि वह नील नाम का कीट इसी रक्षक किले के भीतर छुपा हुआ है? कार्तिक ने दृढ़ता से अपनी गर्दन हिलाई। मेरे गुप्तचरों की सूचना 100% अकाट्य है भ्राता। वह इसी दुर्ग की विधिक छत्रछाया में विश्राम कर रहा है। तो फिर विलंब किस लिए? उसे अभी इसी क्षण हमारे सम्मुख घसीट कर लाओ। मैं यहीं इसी प्रांगण में उसकी सांसों की डोर को हमेशा के लिए विखंडित कर दूंगा। तत्पश्चात हम तुरंत इस गंदे स्थान को त्याग कर राजधानी की ओर प्रस्थान करेंगे। उन दोनों यमदूतों ने एक स्वर में कहा। जब कार्तिक ने उन दोनों की यह उग्र और अविवेकपूर्ण बात सुनी तो उसके मस्तक में एक तीव्र पीड़ा का अनुभव हुआ। आश्रम के गुप्त गलियारों में इन दोनों सगे भाइयों को श्वेत कपाल, द व्हाइट स्कल, और कृष्ण कपाल, द ब्लैक स्कल के खूंखार नामों से जाना जाता था। उन दोनों की सामूहिक युद्ध क्षमता अत्यंत भयानक थी, परंतु उनका चरित्र अत्यधिक अहंकारी, क्रूर और धैर्यहीन था। उन्हें मनुष्यों के रक्तपात में एक असीम आनंद की अनुभूति होती थी। कार्तिक ने स्थिति को संभालते हुए अत्यंत धीमे स्वर में उन्हें समझाया, भ्राता, तनिक शांत रहें। ये श्यामल साम्राज्य की आधिकारिक सैन्य छावनी है। क्या आप विचार करते हैं कि इस सुदृढ़ किले के भीतर साम्राज्य के सैनिकों की उपस्थिति में किसी आश्रम के शिष्य की हत्या करना कूटनीतिक रूप से उचित होगा? ऐसा करने से आश्रम और साम्राज्य के मध्य एक विधिक युद्ध छिड़ सकता है। तो फिर तुम्हारी कूटनीति क्या कहती है? क्या हम यहाँ बैठकर उस तुच्छ बालक के इस किले को स्वेच्छा से छोड़ने की प्रतीक्षा करते रहें? श्वेत कपाल ने अत्यंत उदास और चिड़े हुए मुखमंडल के साथ अपनी तलवार की मूठ पर हाथ टिकाया। चूंकि वह बालक विशेष रूप से इस सीमा पर नरभक्षी कीटों के शिकार के लिए ही आया है, अतः योगदान अंकों के लोभ में वह निश्चित रूप से कल प्रातःकाल इस किले की प्राचीर से बाहर उस घने वन की ओर प्रस्थान करेगा। और जैसे ही वह इस दुर्ग की विधिक सीमा को लांघकर उस अंधकार में परद्रोही वन में प्रवेश करेगा, आपके सम्मुख उसके संहार के अनंत और अचूक अवसर उपस्थित होंगे।
अतः हमें तनिक भी शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं है, जाल पूरी तरह बिछ चुका है। ये कहते हुए कार्तिक के होठों पर एक अत्यंत विभत्स, रहस्यमयी और कालजयी मुस्कान उभर आई, जिसकी छाया में नील की मृत्यु साक्षात नाच रही थी। आगे क्या होगा? क्या नील को अपने सम्मुख बढ़ते हुए इस अत्यंत भयानक और गुप्त दोहरे संकट श्वेत और कृष्ण कपाल का तनिक भी आभास मिल पाएगा? क्या नागराज के सर्पशल्कों की शक्ति नील को इन दो उच्च श्रेणी के महावीर योद्धाओं के प्राणघातक जाल से सुरक्षित निकाल पाएगी? और कल प्रातः काल प्रारंभ होने वाले उस महादमन अभियान में परद्रोही वन के भीतर नील की नियति उसे किस नए मोड़ पर खड़ा करेगी? अध्याय 71, छोटी सफलता और बड़ा खतरा। रणभेरी का नाद और प्रथम रक्तपात। धम धम धम। भोर की पहली किरण फूटते ही रक्षक किले की प्राचीर से गूंजते हुए भयंकर युद्ध ढोल की ध्वनि नील के कानों से टकराए। वह झटके से अपनी शैया से उठा और हड़बड़ी में सजग हो गया। जैसे ही उसने अपने विश्राम कक्ष का काष्ठ द्वार खोला, बाहर का दृश्य देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। प्रांगण में लगभग 100 प्रतापी शाही सैनिकों का एक विशाल दस्ता पूर्ण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर दुर्ग के सिंहद्वार से बाहर निकलने की अंतिम तैयारियों में जुटा था। तभी अधिनायक यक्षित तीव्र कदमों से नील के समीप आया। उसका मुखमंडल गंभीर था। उसने नील को सूचित किया, अनुज नील, नरभक्षी कीटों के एक बड़े दल ने दुर्ग की बाहरी सीमा पर अचानक धावा बोल दिया है। सैन्य कमान ने सभी योद्धाओं को तुरंत रणभूमि में उतरने का आदेश दिया है। कुछ ही क्षणों में नील अपनी युद्ध पोशाक धारण कर प्रांगण में आ गया। जब वे रक्षक किले की प्राचीर से बाहर निकले तो सम्मुख का दृश्य अत्यंत भयावह था। पाषाण भूमि पर इंसानों और नरभक्षी कीटों के मध्य एक घमासान और रक्तरंजित संग्राम छिड़ चुका था। वहां पहुंचते ही नील ने भी बिना एक पल गंवाए अपनी भुजाओं की शक्ति को जागृत किया और कीटों के संहार में जुट गया। कई घंटों तक चले इस भीषण और थका देने वाले युद्ध के पश्चात अंततः शाही सैनिकों के अटूट शौर्य के सामने कीटों की सेना परास्त हुई। इस समय रणभूमि का परिदृश्य अत्यंत विभत्स था। चाहे पहाड़ी पगडंडियों के दोनों छोर हों या आसपास की पथरीली घाटियां, हर तरफ केवल उन भयानक कीटों के निर्जीव शरीर और विखंडित कवच बिखरे पड़े थे। नील ने सूक्ष्मता से देखा कि दुर्ग के बहुत से साधारण नागरिक और दास उन मृत कीटों के ढेरों में कुछ खोज रहे थे। वे अत्यंत सतर्कता से प्रत्येक शव को टटोलते और यदि कोई कीट अल्पजीवित या घायल अवस्था में मिलता तो वे तुरंत सामूहिक प्रहार करके उसके प्राण हर लेते थे। वास्तव में ये वे अभागे सामान्य नागरिक थे जिनकी कुंडलिनी शक्ति अभी जागृत नहीं हुई थी। वे आत्मिक ऊर्जा से सर्वथा शून्य थे, जिसके कारण एक अत्यंत साधारण कीट भी खेल ही खेल में उनके प्राण हरने की क्षमता रखता था। इस आत्मघाती दृश्य को देखकर नील के मुख से अनायास ही कुछ शब्द फूटे। ये निर्बल लोग केवल कुछ धन के लोभ में अपने प्राणों को संकट में डालकर इस रक्षक किले की सुरक्षित प्राचीर से बाहर घूम रहे हैं। क्या इनके भीतर मृत्यु का तनिक भी भय शेष नहीं है? तभी उसके पार्श्व में आ खड़े हुए यक्षित ने नील के इस कौतूहल को सुना और उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। मृत्यु का भय? अनुज, संसार में ऐसा कौन है जो काल से नहीं डरता? प्रत्येक वर्ष इन अभागे नागरिकों का एक बड़ा हिस्सा इन कीटों का ग्रास बन जाता है। यहाँ तक कि पिछले कुछ दिनों के भीतर ही कई नागरिक बिना सैन्य कमान को सूचित किए इस घने जंगल में प्रविष्ट हो गए थे, जिनमें से 10 लोगों को कीटों ने बेरहमी से मार डाला। यदि हमारी एक गश्ती टुकड़ी समय पर वहां न पहुंचती तो शेष लोगों की अस्थियां भी शेष न बचतीं। परंतु यक्षित भ्राता, जब यह मार्ग इतना संकटपूर्ण है तो ये लोग सैन्य दस्तों की सुरक्षा के बिना अकेले इस दलदल में क्यों उतरते हैं? नील ने पूछा। यक्षित ने एक ठंडी सांस ली। अनुज, इस अंधाधुंध लालसा की जड़ें सीधे तुम्हारे उसी प्रतापी सप्तसिंधु आश्रम से जुड़ी हैं। ये सुनकर नील विस्मित रह गया। तभी पार्श्व में खड़े महावीर योद्धा मानस अग्निहोत्री ने कूटनीतिक रहस्य से पर्दा उठाते हुए समझाया, नील, हमारा सप्तसिंधु आश्रम इन नरभक्षी कीटों के शरीर के भीतर छिपे उनके आध्यात्मिक शक्ति स्रोत कौसोस की संख्या के आधार पर ही योगदान अंकों का निर्धारण करता है। यद्यपि हमारे मुख्य योद्धा इन शवों से मूल्यवान स्रोत निकाल चुके होते हैं, परंतु कभी कभी घबराहट में कुछ सूक्ष्म स्रोत शवों के भीतर ही अछूते रह जाते हैं। ये निर्बल नागरिक इसी बची खुची आशा में यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आते हैं ताकि उन छूटे हुए स्रोतों को प्राप्त कर साम्राज्य के व्यापारियों को ऊंचे मूल्यों पर बेच सकें। मानस की यह बात सुनते ही नील के मस्तिष्क में अतीत की एक गणना कौंध गई। सप्तसिंधु आश्रम की विधिक नियमावली के अनुसार 4 सामान्य कीटों के शक्ति स्रोत जमा करने पर साधक को केवल एक योगदान अंक कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट प्राप्त होता था, और वही एक योगदान अंक बाजार में 2 निम्न स्तरीय आध्यात्मिक पत्थरों स्पिरिचुअल स्टोन्स के मूल्य के समतुल्य माना जाता था। यद्यपि ये साधारण नागरिक उन आध्यात्मिक पत्थरों की ऊर्जा का उपयोग अपनी साधना के लिए नहीं कर सकते थे, परंतु शाही राजधानी के विनिमय केंद्रों पर वे उन पत्थरों के बदले भारी मात्रा में स्वर्ण अथवा रजत मुद्राएं प्राप्त कर सकते थे। वह धन उनके संपूर्ण परिवार को जीवन भर का वैभव और ऐश्वर्य देने के लिए पर्याप्त था। यही वह स्वर्ण लोभ था जो उन्हें रक्षक किले की विधिक सीमा से बाहर खींच लाता था। परद्रोही वन का सन्नाटा और घात। इस संक्षिप्त विश्राम के पश्चात नील और उसके साथी अपने मुख्य दमन अभियान के लिए उस रहस्यमयी परद्रोही वन की गहराई में उतर गए।
इस समय संपूर्ण वन में साक्षात शमशान जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। प्रत्येक वर्ष जब इन नरभक्षी कीटों का हिंसक तांडव प्रारंभ होता था, तो वन के अन्य सभी वन्यजीव या तो उस भूभाग को त्याग कर पलायन कर जाते थे अथवा गहरी कंदराओं और पर्वतों के भीतर छिप जाते थे। उनके पास इन कीटों की संगठित सेना का सामना करने की न तो शारीरिक शक्ति थी और न ही कोई कूटनीतिक उपाय। संपूर्ण वन में केवल सूखे पत्तों की खसखसाहट और वृक्षों के डोलने की रहस्यमयी ध्वनियों के अतिरिक्त कोई अन्य स्पंदन शेष नहीं था। नील और उसके साथी इस समय अपनी इंद्रियों को चरम स्तर पर जागृत किए हुए थे। चूंकि इन नरभक्षी कीटों का बाह्य कवच गहरे हरे रंग का होता था, अतः वे वन की सघन लताओं और झाड़ियों के पीछे इस प्रकार विलीन हो जाते थे कि साधारण आंखों से उन्हें पकड़ पाना असंभव था। वे घात लगाकर मनुष्यों पर अचानक प्राणघातक प्रहार करते थे। तभी नील के दाहिनी ओर की घनी झाड़ियां बिजली की गति से हिलीं और दो विशालकाय कीटों ने सीधे उसकी गर्दन को लक्ष्य बनाकर हवा में छलांग लगा दी। नील के होंठों पर एक उपहास भरी मुस्कान उभरी। अगले ही पल उसके संपूर्ण शरीर से नीले रंग की प्रदीप्त आध्यात्मिक शक्ति, ब्लू स्पिरिचुअल एनर्जी, रेशम के धागों की भांति फूटने लगी। उसने अत्यंत सटीकता से अपना प्रथम मुक्का एक कीट के वक्ष पर जड़ा। प्रहार इतना भयंकर था कि कीट का वह पाषाण जैसा कड़ा कवच तिनके की भांति बिखर गया। साथ ही उसके दूसरे हाथ की कोहनी ने दूसरे कीट के मस्तक को हवा में ही विखंडित कर दिया। बूम बूम! परंतु तभी एक अजीब घटना घटी। उस प्रहार से बचा हुआ एक अन्य कीट अत्यंत चतुरता से पीछे हटा और उसने आकाश की ओर मुख करके एक अत्यंत तीखी और विचित्र सीटी जैसी ध्वनि निकाली। नील ने जैसे ही कीट की इस कूटनीतिक चाल को देखा, उसका अंतर्मन चौकन्ना हो गया। उसे आश्रम के आचार्यों द्वारा कही गई वह प्राचीन कहावत स्मरण हो आई, यदि तुम्हें वन में एक कीट दिखाई दे तो निश्चित समझो कि उसकी ओट में 1000 अन्य कीट तुम्हारे रक्त के प्यासे खड़े हैं। क्या? यक्षित के मुख से चीख निकली। अचानक ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह संपूर्ण मृतप्राय वन जीवित हो उठा हो। चारों ओर के विशाल वृक्षों के पीछे से अनगिनत कीट अपने डैनों को फड़फड़ाते हुए साक्षात काले बादलों की भांति आकाश में छा गए और उन्होंने कुछ ही पलों में संपूर्ण मानवीय दल को चारों ओर से घेर लिया। इनका समूल नाश करना ही एकमात्र विकल्प है। इस समय नील के अंतर्मन में केवल यही एक संकल्प सुलग रहा था। नील की दृष्टि में ये भयानक कीटकाल के दूत नहीं बल्कि साक्षात योगदान अंक थे, जिनका अर्जन करना उसकी बहन से मिलवाने वाली उस काली पहाड़ी की यात्रा के लिए अनिवार्य था। अनाहत चक्र के पूर्ण जागरण के पश्चात नील का अपने भौतिक शरीर की सूक्ष्म धमनियों पर नियंत्रण कई गुना बढ़ चुका था। यद्यपि वह अभी किसी स्थापित महावीर योद्धा की भांति अपनी आध्यात्मिक शक्ति को वायु में प्रक्षेपित प्रोजेक्ट नहीं कर सकता था, परंतु अपनी आंतरिक विधाओं पर उसका अधिकार अनाहत चक्र के किसी भी अन्य योद्धा की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ था। बूम! नील के शरीर से प्रवाहित होती वह नीली आत्मिक ऊर्जा साक्षात धागों की भांति संकेंद्रित होकर उसकी मुट्ठी पर जमा हो गई। उसने सम्मुख आते एक कीट के माथे पर प्रहार किया, जिससे उसका मस्तक किसी पके हुए तरबूज की भांति फट गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तभी दो अन्य विशाल कीट वाम बाएं और दक्षिण दाएं दिशा से साक्षात तीरों की भांति नील की पसलियों पर प्रहार करने के लिए बढ़े। नील तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपनी स्थिति को स्थिर किया और अपनी प्रसिद्ध युद्ध कला नंदी सहस्त्र मुष्टिका की चरम विधा के दो प्रचंड प्रहार दोनों दिशाओं में दाग दिए। बूम बूम! दो भयंकर विस्फोट हुए। नील की मुष्टिका के आघात ने दोनों कीटों के उदर पेट के भारी कवच को चकनाचूर कर दिया, जिससे उनकी छाती के भीतर सुरक्षित छुपा हुआ वह चमकीला आध्यात्मिक शक्ति स्रोत स्वतः ही टूटकर भूमि पर लुढ़क गया। उन दोनों को ढेर करने के बाद नील को भूमि पर गिरे उन स्रोतों को उठाने का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ था कि तभी उसकी पीठ के पीछे से वायु को चीरती हुई एक सनसनाहट गूंजी। नील की सहज इंद्रियों ने उपचेतन रूप से काम किया। उसने तुरंत अपनी गर्दन को नीचे झुकाया, जिससे पीछे से आया एक जहरीला डंक उसकी जटाओं को छूता हुआ निकल गया। नील ने उसी गति में स्वयं को हवा में घुमाया और कीट के निचले हिस्से पर एक अचूक मुक्का जड़ दिया। नंदी सहस्त्र मुष्टिका द्वितीय प्रहार। बूम! यद्यपि किसी भी कीट का उदर भाग उनके शरीर का सबसे सुदृढ़ और अभेद्य हिस्सा माना जाता था और नील का पूर्व का एक साधारण प्रहार उसे भेदने में असफल रहा था, परंतु नंदी सहस्त्र मुष्टिका में साक्षात पर्वतों को विदीर्ण करने की आंतरिक क्षमता थी। इस विधा का आघात कवच के ऊपर नहीं बल्कि तरंगों के रूप में कवच को पार करके सीधे कीट के आंतरिक कोमल अंगों को विखंडित कर देता था। बूम बूम बूम! नील के उस एक प्रहार के प्रभाव से कीट के भीतर लगातार 7 आंतरिक विस्फोट हुए और वह भयानक जीव तड़पकर शांत हो गया। इतने में एक और कीट उसकी ओर झपटा, परंतु नील के चेहरे पर भय की एक रेखा भी नहीं उभरी। वह साक्षात एक अचल पर्वत की भांति खड़ा रहा और प्रत्येक प्रहार के साथ कीटों की जीवन लीला समाप्त करता गया। कुछ ही क्षणों में उसके सम्मुख मृत कीटों का एक छोटा पर्वत निर्मित हो गया। जब नील ने अपनी दृष्टि घुमाकर प्रांगण का मुआयना किया तो उसने देखा कि उसके शेष साथी भी अपने अपने स्तर पर कीटों की इस सेना से लोहा ले रहे थे। इस समय महावीर योद्धा मानस अग्निहोत्री के दाहिने हाथ में एक अत्यंत प्रदीप्त तलवार थी और वह अत्यंत शालीनता व इत्मीनान से युद्ध कर रहा था।
जैसे ही कीटों का कोई झुंड उसके समीप आता, उसकी म्यान से एक लाल रंग की अग्नि तरंग रेड स्वॉर्ड और फूटती और एक ही झटके में कीटों के शरीर को दो विखंडित हिस्सों में विभाजित कर देती। उसकी तलवारबाजी की गति साक्षात बिजली से भी तीव्र थी। दूसरी ओर यामिर और जगदीप भी अपने अर्ध महावीर स्तर का पूर्ण परिचय दे रहे थे। चूंकि वे पूर्व में भी ऐसे अभियानों का हिस्सा रह चुके थे, अतः वे इन कीटों की शारीरिक कमजोरियों से भली भांति परिचित थे। वे प्रत्येक प्रहार में कीटों की उस कोमल गर्दन को धड़ से अलग कर रहे थे। अधिनायक यक्षित के कुशल नेतृत्व में शाही सैनिकों ने कीटों की इस अंतहीन संख्या से निपटने के लिए एक अभेद्य सामरिक व्यूह मिलिट्री फॉर्मेशन की रचना की थी। ढाल, यक्षित की गर्जना गूंजती, भाले सैनिक मुस्तैद होते, धनुष बाण हवा तीरों से भर जाती। यद्यपि व्यक्तिगत रूप से उन शाही सैनिकों की शारीरिक शक्ति आश्रम के इन 4 शिष्यों की तुलना में अत्यंत न्यून थी, परंतु इस संगठित सैन्य व्यूह के कारण कीटों की सेना उनके भीतर कोई दरार नहीं बना पा रही थी। बूम! कुछ ही पलों में नील के अंतिम प्रहार से एक और कीट का मस्तक हवा में विखंडित हो गया। इस अंतिम संहार के साथ ही नील के आसपास की संपूर्ण भूमि शत्रुओं से मुक्त हो गई। शीघ्र ही मानस, अग्निहोत्री, यक्षित और शेष योद्धाओं ने भी बचे खुचे कीटों का समूल नाश कर दिया। संपूर्ण वन में पुनः एक बार सन्नाटा छा गया। अपने सम्मुख बिखरे शवों की गणना करते हुए नील ने अनुमान लगाया कि इस प्रथम मुठभेड़ में लगभग 60 से अधिक कीट मारे गए थे। यदि वह इन सभी के शक्ति स्रोतों को एकत्रित करता है, तो भी कूटनीतिक विनिमय के अनुसार उसे केवल 15 से 20 योगदान अंक ही प्राप्त होंगे। सप्तसिंधु आश्रम की इस विधिक प्रणाली में योगदान अंकों का अर्जन करना वास्तव में अत्यंत दुरूह कार्य है। इतनी भीषण रीति से युद्ध करने के उपरांत भी मेरी झोली में केवल 15 अंक ही आ पाए हैं। नील ने कीटों के शवों से उन चमकीले स्रोतों को बाहर निकालते हुए मन ही मन एक कड़वी मुस्कान के साथ विचार किया। इस गति से यदि उसे अपनी बहन के पास पहुंचने के लिए आवश्यक 500 अंकों की विधिक सीमा को पार करना है, तो उसे कम से कम 2000 कीटों का संहार करना होगा। यदि मैं अपनी वर्तमान शारीरिक क्षमता का पूर्ण उपयोग करूं, तो भी इस घने वन में 2000 कीटों को ढूंढकर मारना और 500 अंक अर्जित करना कम से कम आधे मास महीने का कड़ा परिश्रम है। परंतु यदि केवल आधे मास के इस रक्तपात से मुझे मेरी अनुजा बहन के दर्शन का मार्ग प्राप्त होता है, तो यह मूल्य मेरे शौर्य के सामने तनिक भी अधिक नहीं है। इसके अतिरिक्त इस निरंतर चलते युद्ध से मुझे जो व्यवहारिक सामरिक अनुभव कॉम्बैट एक्सपीरियंस प्राप्त होगा, वह मेरी कुंडलिनी शक्ति को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा। यह विचार आते ही नील के अंतर्मन का संकोच दूर हो गया और वह अधिक उत्साह से उन शवों से मूल्यवान शक्ति स्रोतों को संकलित करने लगा। कीड़ों का सरदार, एक नया संकट। इस प्रथम विजय के पश्चात संपूर्ण मानवीय दल परद्रोही वन के उस प्राचीन और संकीर्ण मार्ग पर आगे बढ़ता रहा। इस पूरे मार्ग में नील अत्यंत सक्रिय भूमिका में रहा। जहां भी कीटों की आहट मिलती, वह स्वेच्छा से आगे बढ़कर उनका शिकार करता, जिससे उसकी पोटली में शक्ति स्रोतों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। सजग हो जाए, एक अत्यंत तीव्र और भारी ध्वनि उत्तर पूर्व दिशा से हमारी ओर बढ़ रही है। इतने दीर्घ समय तक इन जीवों से लोहा लेने के कारण नील अब उनकी सूक्ष्म ध्वनियों और वायु के विस्थापन के पैटर्न से पूरी तरह परिचित हो चुका था। अगले ही पल वन की सघन लताओं को विदीर्ण करता हुआ कीटों का एक और विशाल दस्ता उनकी ओर बढ़ा। परंतु इस बार की यह लहर पूर्व की तुलना में सर्वथा भिन्न और भयानक थी। उस आते हुए सामान्य कीटों के झुंड के मध्य लगभग 1 दर्जन अत्यंत विशाल और गहरे बैंगनी रंग के कवच वाले कीट चल रहे थे, जिनकी देह से एक तीखा आध्यात्मिक दबाव उत्सर्जित हो रहा था। कीड़ों के सरदार, इंसेक्ट लीडर्स। उन बैंगनी कीटों के शीश को देखते ही नील की आंखों में एक अनोखी चमक कौंध गई। सामरिक बाजार में इन कीड़ों के सरदारों के शक्ति स्रोत का मूल्य सामान्य कीटों की तुलना में कहीं अधिक था। आश्रम की नियमावली के अनुसार केवल एक कीड़ा सरदार का वध करने पर साधक को सीधे 5 योगदान अंक प्राप्त होते थे, जो 20 साधारण कीटों को मारने के श्रम के बराबर थे। परंतु कूटनीतिक और व्यावहारिक दृष्टि से एक कीड़ा सरदार का वध करना किसी भी सामान्य साधक के लिए साक्षात काल को आमंत्रण देने जैसा था। सैनिकों, अत्यंत सावधान रहें। इन बैंगनी कीटों के अग्रभाग में अत्यंत घातक हलाहल विष होता है और उनके संपूर्ण कवच पर जहरीले कांटे उगे होते हैं। भूलकर भी उनके शारीरिक संपर्क में न आना। यक्षित ने उच्च स्वर में संपूर्ण दस्ते को चेतावनी दी। परंतु सत्य तो ये था कि नील को छोड़कर शेष सभी योद्धा इस सत्य से पूर्व से परिचित थे, अतः ये निर्देश विशेष रूप से नील की सुरक्षा के लिए ही दिया गया था। ये कीड़ा सरदार वास्तव में चतुर्थ श्रेणी 4th रैंक का एक अत्यंत खूंखार वन्य जीव माना जाता था, जिसकी वास्तविक शारीरिक और मानसिक शक्ति किसी अर्ध महावीर योद्धा के समतुल्य होती थी। इसके अतिरिक्त उसका वह विशैला कवच और कांटे उसे द्वंद्व में और अधिक घातक बना देते थे। यक्षित की इस भयानक चेतावनी को सुनने के उपरांत भी नील के मुखमंडल पर भय का कोई अंश दिखाई नहीं दिया। इसके विपरीत वह योगदान अंकों के लोभ में बिजली की गति से सीधे उन बैंगनी सरदारों की ओर झपटा। जैसे ही नील का प्रथम मुक्का उस बैंगनी कीड़े के शीश के समीप पहुंचा, हवा में एक अत्यंत तीखी और कंपी पैदा करने वाली तरंग गूंजी।
ये ध्वनि वास्तव में उन जीवों की एक गुप्त सांकेतिक भाषा थी जिसके माध्यम से वे आपस में संवाद स्थापित करते थे। एक साधारण कीट और इन सरदारों के मध्य सबसे बड़ा कूटनीतिक अंतर यही था कि इन सरदारों के पास अपनी एक सूक्ष्म बुद्धि होती थी जिसके बल पर वे रणभूमि में रणनीति बनाने में सक्षम थे। जब उन बैंगनी सरदारों ने देखा कि यह अनाहत चक्र का साधारण मानव बालक अपने मुख्य समूह से अलग होकर अकेले उनके चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुका है, तो 6-7 सरदारों ने आपस में एक भयानक ध्वनि संकेत का आदान प्रदान किया और पलक झपकते ही नील को चारों ओर से घेरकर उसका निकास मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया। ओह नहीं! नील अत्यंत अविवेकवश उन भयानक कीड़ों के सरदारों के चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस चुका है। यक्षित ने अत्यंत व्याकुल होकर चिल्लाया, हमें तुरंत व्यूह को तोड़कर अनुज नील की रक्षा करनी होगी। यामिर और जगदीप ने एक स्वर में अपनी तलवारें तानी और वे नील को इस निश्चित मृत्यु से बचाने के लिए आगे बढ़ने को उद्यत हुए। इतने समय तक कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के कारण उनके मनों में नील के प्रति एक सच्चा आदर और सहयोद्धा का भाव जागृत हो चुका था। वे कदापि यह सहन नहीं कर सकते थे कि 6 अर्ध महावीर स्तर के जीव मिलकर उनके एक साथी को विखंडित कर दें। परंतु इस संपूर्ण कोलाहल के मध्य केवल महावीर योद्धा मानस अग्निहोत्री अपने स्थान पर साक्षात एक पाषाण प्रतिमा की भांति अडिग खड़ा रहा। उसकी तीक्ष्ण इंद्रियों और युद्ध के अनुभवों ने उसे स्पष्ट संकेत दिया था कि नील कोई ऐसा अदूरदर्शी साधक नहीं है जो बिना किसी ठोस आधार के स्वयं को मृत्यु के मुख में ढकेल दे। वह भली भांति समझ चुका था कि यदि नील स्वयं उस चक्रव्यूह की ओर बढ़ा है तो निश्चित रूप से उसके पास उन 6 सरदारों की संयुक्त शक्ति को धूल चटाने की कोई गुप्त विधा अवश्य मौजूद है। अतः मानस अपने स्थान से तनिक भी नहीं हिला। उसकी आंखों में इस समय केवल एक गहरी जिज्ञासा और कौतूहल था कि अनाहत चक्र पर खड़ा ये रहस्यमय बालक एक साथ 6 अर्ध महावीर स्तर के कीड़ों के सरदारों की उस भयानक विषैली शक्ति का सामना किस प्रकार करता है। आगे क्या होगा? क्या नील उन 6 विषैले कीड़ों के सरदारों के इस चक्रव्यूह को अपनी नंदी सहस्त्र मुष्टिका से छिन्न भिन्न कर पाएगा, या फिर उसका यह निर्णय केवल एक आत्मघाती दुस्साहस सिद्ध होगा जो उसे भारी संकट में डाल देगा? क्या कार्तिक और उन दोनों खूंखार महावीर योद्धाओं श्वेत और कृष्ण कपाल की गुप्त छाया भी इसी समय नील पर अपना प्रहार करेगी? इन सभी रोमांचक कूटनीतिक रहस्यों और नील के इस महापराक्रम को जानने के लिए पढ़ते रहिए आगामी अध्याय। दोस्तों, यदि परद्रोही वन का यह भयानक संग्राम और नील का यह अद्भुत शौर्य आपके मनों को रोमांच से भर गया हो तो अपनी प्रतिक्रिया के रूप में लाइक, कमेंट और शेयर करना कदापि न भूलें। आपका यही सहयोग हमारी इस यात्रा को और अधिक प्रदीप बनाता है।